चले जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फर्स्ट डे फॉर द कैफ टू टेक्स्ट प्रैक्टिसेस वर्कशॉप फॉर द अपकमिंग स्प्रिंग 2025 अटेम्प्ट। अच्छा, ये जो वर्कशॉप का सिलसिला है ना, जब से मैंने सीए की टीचिंग स्टार्ट की या इस पासों के लिए कैफ टू टेक्स्ट प्रैक्टिस पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैं हमेशा ही से वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ हर बैच के एंड में या हर बैच के एग्जाम से पहले। लेकिन इस दफा जो है ना, वर्कशॉप का पैटर्न काफी ज्यादा डिफरेंट होगा, काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होगा। एक लास्ट मैंने एक्सपेरिमेंट किया था दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट में सीए फाइनल की वर्कशॉप। लाइक जनरली मेरे ख्याल है 2015-16 से मैं सीए की टीचिंग के साथ जो है ना एसोसिएटेड हूँ डिफरेंट। पहले इनिशियली मैंने अपनी टीचिंग जर्नी केनेस के साथ स्टार्ट की, फिर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। तो हर दफा ये वर्कशॉप का सिलसिला तो होता ही है, चाहे सीए फाइनल हो चाहे कैफ हो। लेकिन उसका पैटर्न जनरली मेरा ये हुआ करता था कि 2 से 3 दिन का वर्कशॉप कंडक्ट हुआ करता था और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दी जाती थी। अगर मैं स्पेसिफिकली टैक्स की बात करूं तो मैं जो कॉम्प्रिहेंसिव लेवल के क्वेश्चंस होते थे, इनकम टैक्स के, सेल्स टैक्स के, सैलरी इनकम के, बिजनेस इनकम के, उनके प्रैक्टिस करवा दिया करता था 2 से 3 दिन के अंदर, 6-6 घंटे 8-8 घंटे बुला के। लास्ट अभी जो दिसंबर 2024 गुजरा है, जो कि आपको आइडिया तो होगा इस चीज का कि जो कैफ के एग्जाम्स है वो आपके स्प्रिंग ऑटम में हो रहे होते हैं और सीए फाइनल के जो एग्जाम्स है वो आपके दिसंबर और जून में हो रहे होते हैं। तो इस दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट में मैंने सीए फाइनल वालों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने उनकी ना करीबन 6-6 दिन की कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप कंडक्ट की। 6 दिन की एफएफआर की, एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और 6 दिन की एडवांस टैक्सेशन की जो C5 है। और उन वर्कशॉप्स में मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा, बल्कि इन 30 to 40 आवर्स में आपको पूरा सी फाइनल का कोर्स रिवाइज भी करवाऊंगा और साथ साथ उनकी जो है ना हम प्रैक्टिस भी कवर कर रहे होंगे। यानी हमने सी फाइनल में एफएफआर की कोई 40 to 45 आवर्स और एडवांस टैक्सेशन C5 की कोई 40 to 45 आवर्स की वर्कशॉप कंडक्ट की थी, 6-6 दिन की। और उन वर्कशॉप्स के अंदर पूरा सी फाइनल का, एडवांस टैक्स का और एफएफआर का कोर्स रिवाइज भी करवाया था। और हर कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो रेलिवेंट एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल या पास पेपर का सवाल बनता है वो भी कवर करवाया था। कि अगर एक बच्चे ने आधा अधूरा कुछ भी पढ़ा है, या इवन कोई ऐसा है जिसने 50%, 60%, 70% कोर्स कवर किया है, 100% कोर्स कवर नहीं किया, या कोई ऐसा है जिसने 100% कोर्स कवर कर लिया लेकिन वो एक अफेक्टिव रिवीजन चाह रहा है, या कोई ऐसा है जिसने लास्ट अटेम्प्ट में पेपर दिया था, क्लियर नहीं हो सका, इस अटेम्प्ट में दोबारा से अच्छे से रिवाइज नहीं कर सका। तो हर तरह के हम ऑडियंस को यहाँ पे प्रॉपरली कैटर कर सके। और अब तक जो तैयारी कर ली, पिछले 6 महीने, पिछले 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने, जितना आधी अधूरी क्लासेस ली, प्रैक्टिस की, नोटिंग्स की, नहीं की, कुछ भी है, आई एम गारंटिंग यू कि अगर आपने अगले 6 दिन सीरियसनेस के साथ अपने कैप्टू को दे दिए ना, देयर आर फेयर चांसेस कि आपका ये पेपर आने वाले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। पिछले 4 महीनों में मुझे पता है किसी ने लेक्चर्स कंप्लीट किए होंगे, किसी ने लेक्चर्स टाइमली कंप्लीट किए होंगे, किसी ने लेक्चर्स 2x पे देखे होंगे, किसी ने लेक्चर्स नॉन सीरियस के साथ देखे होंगे, किसी ने प्रैक्टिस की है, किसी ने प्रैक्टिस नहीं की। कोई बात नहीं, जो टाइम गुजर गया वो हम वापस ही ला सकते हैं। लेकिन अगर तुम आने वाले 6 दिन, आज का और आने वाले 5 दिन सीरियसनेस के साथ अपने कैफ टू को दे दे दो ना, देर आर हाई चांसेस, 70 to 80% चांसेस हैं कि आपका कैफ टू का पेपर इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आज का दिन और आने वाले 5 दिन, इसके अंदर अब हम सुस्ती ना करें। पिछले 4 महीने तो कर ली है सुस्ती, दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी कि अगले 6 दिन के अंदर मेजर पोर्शन नहीं बल्कि सब्सटेंशियल पोर्शन इंशाल्लाह कैफ टू का कवर कर रहे होंगे। अब वर्कशॉप में मैं लीगल रीजनिंग पे नहीं जाऊंगा कि सर सैलरी में ये बात लिखी है तो क्यों लिखी है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है। हाँ, सैलरी में क्या बात लिखी है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या टैक्सेशन है, ये मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगा। उससे पर्टेनिंग आपको प्रैक्टिस भी कवर करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस का पैटर्न इस तरह से होगा कि एक चैप्टर हम कंप्लीटली रिवाइज करेंगे और हर चैप्टर के मैंने कुछ ऐसे सवाल आइडेंटिफाई किए इस वर्कशॉप के लिए कि उन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में उन चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने रेगुलर क्लासेस ली है तो आपने सैलरी की प्रैक्टिस में कोई 12-15 क्वेश्चंस देखे होंगे, फिर सैलरी के पास पेपर्स में कोई 10-12 अलग सवाल है। तो हम ऑब्वियसली सैलरी के कोई 24 सवाल सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हम सैलरी के 5 ऐसे सवाल आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर रहे होंगे जिसके अंदर आपके सैलरी हेड के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे होंगे। सेम इज द केस विद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेम इज द केस विद इनकम फ्रॉम बिजनेस, और बाकी सारा एरिया हम इनकम टैक्स का, सेल्स टैक्स का इसी तरह से कवर कर रहे होंगे। सर, हमारा ये जो कैफ टू टेक्स प्रैक्टिसेस का सब्जेक्ट है, ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू अकाउंटिंग के सब्जेक्ट, कॉस्टिंग के सब्जेक्ट, या एज कंपेयर टू थियोरेटिकल बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ के सब्जेक्ट।
रीजन बीइंग कि जो हमारे पास कैफ के करिकुलम में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, उसमें अगर मैं अकाउंटिंग या कॉस्टिंग की बात करूं, तो वो आपका मेजरली 90% पेपर कंप्यूटेशनल बेस्ड होता है, जहाँ पे आपको नंबर क्रंचिंग करनी होती है। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ या ऑडिटिंग की बात करूं, तो वो आपके 100% थियोरेटिकल पेपर है, जहाँ पे आपको नैरेटिव क्वालिटेटिव फॉर्म में आंसर करना होता है। टेक्स्ट पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है इस सेंस में कि यहाँ पे आपके पास नंबर्स और थ्योरी का मिक्स चल रहा होता है। यहाँ पे आपके पास एक कंपोजिशन चल रही होती है, जहाँ पे आपके क्वालिटेटिव आंसर्स भी आ रहे होते हैं, जहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव आंसर भी आ रहा होता है। हमें मालूम है कि हमारे पेपर का कंपोजिशन क्या है। सर कुछ हिस्सा हमारा कंप्यूटेशनल है, कुछ हिस्सा हमारा थियोरिटिकल है। थियोरिटिकल मतलब जिसमें तुम्हें नंबर्स क्रंचिंग नहीं करनी, जिसमें तुम्हें अपनी अंग्रेजी भी जाहिर नहीं करनी। जो बात लॉ में लिखी है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी, जो बात लॉ में लिखी है वो एज इट इज, यानी कि तुम्हारी रिटेंशन की टेस्टिंग हो रही होगी। और एक पोर्शन तुम्हारा पेपर में सिनेरियो बेस्ड भी है, एक पोर्शन तुम्हारा पेपर में सिनेरियो बेस्ड भी है। कैफ टू के पेपर की कॉम्पोजिशन में तीन चीजें हैं। एक हिस्सा न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन बेस्ड है, एक हिस्सा थ्योरेटिकल है, रट्टाफिकेशन वाला है, रट्टा लगा के एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। और एक हिस्सा ऐसा है जो कि कॉन्सेप्चुअल है, जो कि सिनेरियो बेस्ड है, जिसमें आप लॉ के प्रोविजंस को और सिनेरियो को मिला जुला कर आंसर कर रहे होते हो। इन तीनों सिनेरियोस में आपका क्या फीडबैक है, कौन सा एरिया आपको सबसे ज्यादा टफ टाइम दे रहा होता है? न्यूमेरिकल वाला, रट्टे वाला, या सिनेरियो बेस्ड? सर रट्टे वाला पेपर। कोई ऐसा है जिसको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में मसला हो रहा हो कि सर मुझसे सिनेरियो में ड्राफ्टिंग नहीं होती, मुझे नहीं पता कि लॉ की वर्डिंग्स को और सिनेरियो की वर्डिंग्स को मिला जुला कर एक साथ कैसे ड्राफ्ट करूं? जी सर, ये नहीं किया सर। यस सर। 50% हो जाते हैं। इतना होता है कि इतना क्या है, पोस्ट क्या आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि लिखना कैसे है। यस सर, ये नहीं पता लिखना है। सर व्हाट इफ कि मैं आपसे कहूं कि अगर आपने इन, देखो ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन इन केस कि अगर आपने कुछ भी याद नहीं किया ना, स्टिल देयर आर फेयर चांसेस कि आपका कैफ टू का पेपर निकल जाए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, मैंने जिस जमाने में कैफ टू दिया था, पहले वो कैफ सिक्स हुआ करता था, मैंने भी टेक्स्ट में कुछ याद नहीं किया था, बस सारी चीजें समझ ली थी और पेपर अटेम्प्ट किया था। कोई 75 या 76 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया था। जो मेरे टीम मेंबर है सर असद से कभी आप इंडिविजुअली वैसे पूछेंगे ना कि असद आपने याद किया क्या था कैफ टू में, वो कहेगा मैंने भी कुछ याद नहीं किया था, बस न्यूमेरिकल वाला एरिया, कॉन्सेप्चुअल एरिया कवर किया था, पेपर अटेम्प्ट किया था। ऑब्वियसली ऐसा टीचर मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रट्टे वाले पोर्शन को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दे, लेकिन स्टिल अगर आप ऐसे हो कि भाई मुझसे तो रट्टा लगता ही नहीं है, तो भी आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को कवर करके, न्यूमेरिकली चीजों को कवर करके भी अपना कैफ टू का पेपर क्लियर कर सकते हो। मैंने कल एक पिछली 8 अटेम्प्ट के पेपर को देखते हुए एक ब्रेकअप बनाने की कोशिश की। मतलब मैंने क्या करा, पूरी 8 अटेम्प्ट के सारे सवालों को एक जगह लिखा एक्सेल पे, और हर सवाल को रीड करके उसके आगे ये मेंशन करने की कोशिश की कि क्या ये सवाल में कंप्यूटेशन करवाई गई है, क्या इस सवाल के अंदर एक्सप्लेन, रिप्रोड्यूस या रेलेवेंट प्रोविजन को लिखने के लिए कहा गया है, क्या इस सवाल के अंदर एडवाइस, कमेंट ऑन द सिनेरियो, इस तरह की बात की गई है। तो अगर आप पेपर का कॉम्पोजिशन देखें ना, ये पिछले 8 अटेम्प्ट का कॉम्पोजिशन आ रहा है, जिसमें जो ब्लू एरिया आ रहा है ना, दिस रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज, दिस रिप्रेजेंट द परसेंटेज का आपका कितना परसेंट पेपर कंप्यूटेशनल था, जिसके अंदर आपको अपनी अंग्रेजी की ड्राफ्टिंग नहीं करनी, जिसके अंदर आपको लॉ रिप्रोड्यूस नहीं करना था, बस नंबर्स को एडलेस करना था। तो सब्सटेंशियल पोर्शन अगर आप देखेंगे ना, 50% या 50% से ज्यादा आपका पेपर कंप्यूटेशनल है। तो यानी कि अगर तुमने कुछ भी याद भी नहीं किया और तुम्हारी अंग्रेजी भी माठी है, लिखना भी नहीं आता तुम तो, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को अपनी मादरी जबान में समझ लिया, प्लस माइनस करना जानते हो, तो स्टिल आप मोर देन 50% अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ गए हो। ये हमारे पास पेपर का कॉम्पोजिशन बना। लास्ट अटेम्प्ट में तो आई ने कुछ ज्यादा ही हद कर दी थी कि तकरीबन 79% टोटली कंप्यूटेशनल का पूछ लिया था, और थ्योरी का पोर्शन और सिनेरियो बेस्ड पोर्शन काफी कम पूछा था। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज अगर आप पिछली 8 अटेम्प्ट का एवरेज देखे ना, तो स्टिल 50% से ज्यादा पेपर आपका कंप्यूटेशनल आ रहा होगा। अब कंप्यूटेशनल का मतलब क्या है, तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है, तुमने सारे कैप्टू के कॉन्सेप्ट अपनी मादरी जबान में भी समझ लिए ना, तुम 50% से ज्यादा पेपर सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाओगे। इन केस के लास्ट अटेम्प्ट वाला ही सिनेरियो रिपीट हो जाता है।
तो इसका मतलब है कि लास्ट अटेम्प्ट के सिनेरियो को देखते हुए तो तुम 80% पेपर सॉल्व करने की पोजीशन में आ गए, तुमने अगर कुछ भी याद नहीं किया। फिर यहाँ पे जो ऑरेंज से एरिया बना हुआ आ रहा है पिछली 8 अटेम्प्ट का, दिस रिप्रेजेंट सिनेरियो बेस्ड, दिस रिप्रेजेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। सर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी अगेन अगर आपने याद नहीं भी किया ना, तो भी आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। सर हम जितना लॉ पढ़ते हैं क्लासरूम्स में या रिविजन्स में, इतना पढ़ना ही काफी हो जाता है कि आप वहां से थोड़ी बहुत वर्डिंग्स उठाई, सिनेरियो की वर्डिंग्स उठाई और कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करके दे दिया कि भाई टैक्सियर के कॉन्सेप्ट में ये था, सिनेरियो में ये बात हो रही है, ये होना चाहिए। रेजिडेंशियल स्टेटस के केस में ये हमने पढ़ा था, इस तरह से रेजिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई किया, कंक्लूड कर दिया कि रेजिडेंशियल स्टेटस। कोई चीज याद नहीं भी की, कोई चीज याद नहीं भी की, तो भी इन एनी केस सिनेरियो बेस्ड और कंप्यूटेशनल वाला पार्ट तो तुम्हारा सॉल्व होगा ही होगा, और ये तुम्हारे पेपर का 80 to 85% पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। थियोटिकल पोर्शन यस किसी जमाने में ज्यादा रहा है। लाइक अगर स्प्रिंग 21 की बात करूं तो 37% पोर्शन थियोटिकल था, रट्टे वाला था। लेकिन अगर पिछली रिसेंट 4 अटेम्प्ट देखो, तो थ्योरी के पोर्शन की वेटेज 20-22%, इवन लास्ट अटेम्प्ट में तो सिर्फ 12% की वेटेज थियोरिटिकल पूछी गई थी। यानी अगर किसी ने कुछ भी याद नहीं किया तो वो सिर्फ 12 मार्क का सवाल छोड़कर आ रहा होगा, बाकी 78 मार्क का पेपर, 88 मार्क का पेपर फिर भी वो अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाए। सर आने वाली अटेम्प्ट में आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्या होने वाला है? अभी जब हम स्प्रिंग 25 का पेपर देंगे, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? थियोरिटिकल होगा, न्यूमेरिकल होगा या कॉन्सेप्चुअल होगा? मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से वो अगली अटेम्प्ट का पेपर दोबारा से पूछेगा कि वो 80 मार्क की कंपटीशन पूछे। मुझे लगता है कि इस तरह का पैटर्न होगा कि अराउंड 55 to 60 मार्क्स आपके कंप्यूटेशनल होंगे, अराउंड 20-25 मार्क्स आपके कॉन्सेप्चुअल होंगे, और 15 से 20% आपका पेपर थ्योरेटिकल होगा। ये कॉम्पोजिशन होगा। ये बहुत अजीब हरकत कर दी थी इसने लास्ट अटेम्प्ट में। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे सर स्प्रिंग 25 में आपको क्या, देखो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मेरा एक प्रिडिक्शन है कि आपको इस तरह का कंपोजिशन देखने को मिलेगा कि 55 to 60 मार्क्स आपके न्यूमेरिकल, 25 to 30 मार्क्स आपके कॉन्सेप्चुअल, 15 से 20 मार्क आपके थियोरिटिकल पूछे जा रहे हैं। एनीवे स्टार्ट करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सर हमने अपना कैफ 2 का जब करिकुलम स्टार्ट किया था, हमने अपना कैफ 2 का कोर्स स्टार्ट किया था, तो वी स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन, फिर हमने 5 इयर्स ऑफ इनकम कवर किए, फिर हमने लॉसेस, एग्जाम्पशन, टैक्सेशन ऑफ ईओपी, कुछ मिसलेनियस एरिया देखा, और उसके बाद फिर हम सेल्स टैक्स की तरफ गए। तो हम मोर और लेस उसी सीक्वेंस में अपने इस वर्कशॉप के लिए लेकर चल रहे होंगे। अगले 5 दिन का, अगले 6 दिन का एजेंडा मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर किया था कि आज का हमारा एजेंडा है कि हम इंट्रोडक्शन और की कॉन्सेप्ट्स और सैलरी का एरिया कवर कर रहे होंगे। कल हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज कवर कर रहे होंगे। एक पूरा दिन मैंने सिर्फ एक इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऐड को दिया, क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऐड का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऐड का आपका 15-20 मार्क का न्यूमेरिकल तो कंपलसरी है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस को हम थोरोली डिटेल में कवर करेंगे। फोर्थ डे आई गेस के हम टैक्सेशन ऑफ यूपी, टैक्स एग्जम्पशन वगैरह के एरिया कवर करेंगे। फिफ्थ डे पे हम सेल्स टैक्स की कॉन्सेप्ट और सेल्स टैक्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और लास्ट डे पे हम लास्ट 2 अटेम्प्ट के कंप्लीट पेपर्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स के एरिया से, इंट्रोडक्शन एंड की कॉन्सेप्ट्स के एरिया से। देखिए इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट्स का जो एरिया हमने कवर करना स्टार्ट किया था, तो वी स्टार्टेड विद अ चार्जिंग सेशन, वी स्टार्टेड विद अ चार्जिंग सेक्शन। और चार्जिंग सेशन क्या था सर? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चार्जिंग सेशन ये कहता है कि टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन एवरी पर्सन हैविंग इनकम फॉर द टैक्स ईयर, टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन एवरी पर्सन हैविंग इनकम फॉर द टैक्स ईयर। चार्जिंग सेक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लॉ को समझने के लिए, लॉ को बिल्ड करने के लिए चार्जिंग सेशन की बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, क्योंकि यही वो सेशन है जो कि स्टार्ट लेता है कि भाई कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन जो कि इनकम कमा रहा है किसी एक साल में, कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन जो कि इनकम कमा रहा है किसी एक साल में, उसकी इनकम के ऊपर इस कानून के तहत टैक्स चार्ज किया जा रहा होगा। उस बंदे की इनकम के ऊपर इस कानून के तहत टैक्स चार्ज किया जा रहा होगा। तो बेसिकली चार्जिंग सेशन से हमें 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स मिली थी, जिसके मतलब को, जिसकी एक्सप्लेनेशन को, जिसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ताकि हम अपने इनकम टैक्स की कोर्स का, इनकम टैक्स की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सके। नंबर 1 व्हाट इज टैक्स, नंबर 1 व्हाट इज टैक्स, नंबर 2 व्हाट इज पर्सन, नंबर 2 व्हाट इज पर्सन,
नंबर 3 व्हाट इज इनकम, नंबर 3 व्हाट इज इनकम, एंड नंबर 4 व्हाट इज टैक्स ईयर। ये चार कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आपका चैप्टर 1 बेस करता है कि आपने ये चार टर्म्स को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझना है, ताकि आपके टैक्स की पूरी इमारत जो है इस फाउंडेशन के ऊपर बेस कर रही होगी। टैक्स किसको कहते हैं, इनकम किसको कहते हैं, पर्सन कौन होते हैं, और टैक्स ईयर क्या कॉन्सेप्ट है, ये चार चीजें हैं जो कि हम चैप्टर 1 के अंदर सब्सटेंशियली कवर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं टैक्स ईयर की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं टैक्स ईयर की बात करूं, तो हमारे पास टैक्स लॉ में तीन टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास टैक्स लॉ में तीन तरह के टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है। सर टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है क्यों, सर टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट की रेलेवेंस क्या है? देखिए, जिस तरीके से हम अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर बनाते हैं ना, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि कंपनी जब से वजूद में आई और आज जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम खड़े में पूरी जिंदगी के फाइनेंशियल एक साथ बना रहे हो। हम एक एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं ना। इसी तरीके से टैक्स लॉ में भी टैक्स की कंप्लायंस करने के लिए, टैक्स का रिटर्न फाइल करने के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए हमें एक पीरियड ऑफ टाइम सेलेक्ट करना पड़ता है। इस पीरियड ऑफ टाइम को हम सिंपली टैक्स ईयर का नाम दे रहे होते हैं। हम किस साल की इनकम पे टैक्स पे कर रहे हैं, हम किस साल का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हम किस साल की टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, इसके पीछे में कोई ना कोई एक स्टार्टिंग डेट, कोई ना कोई एक एंड डेट होना जरूरी है, ताकि उस पीरियड की अपनी इनकम, उस पीरियड की अपनी वेल्थ वगैरह कैलकुलेट कर सके। इसी पीरियड ऑफ टाइम को हम सिंपली टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। टैक्स ईयर हमारे पास तीन तरह के होते हैं, नंबर 1 नॉर्मल टैक्स ईयर, नंबर 2 स्पेशल टैक्स ईयर, एंड नंबर 3 ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सर बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल टैक्स ईयर का मतलब है कि 12 महीनों का पीरियड जो कि 1 जुलाई पे स्टार्ट हो, 30 जून पे एंड हो। वो 12 महीनों का पीरियड जो 1 जुलाई पे स्टार्ट हो, 30 जून पे एंड हो, इसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर का नाम दे रहे होंगे। 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। तो वो 12 महीनों का पीरियड जो 1 जुलाई पे स्टार्ट होकर 30 जून पे एंड हो रहा है, इसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। सर नॉर्मल टैक्स ईयर को हम रीड कैसे करेंगे? सर नॉर्मल टैक्स ईयर को रीड करने का बड़ा आसान सा तरीका है। 30 जून के साथ जो भी कैलेंडर ईयर लिखा हुआ है ना, 30 जून के साथ जो भी कैलेंडर ईयर लिखा हुआ है, ये तुम्हारे नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। अगर 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 है, तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 कहलाया जाएगा। अगर 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 है, तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 कहलाया जाएगा। तो वो 12 महीनों का पीरियड जो 1 जुलाई से स्टार्ट हो, 30 जून पे एंड हो, इसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहेंगे। 30 जून के साथ जिस कैलेंडर ईयर का नंबर लिखा हुआ है, दिस वुड बी डिनोटेड एज द टैक्स ईयर नंबर। इसके बाद अगला टैक्स ईयर है हमारे पास स्पेशल टैक्स ईयर। सर स्पेशल टैक्स ईयर क्या बोला है? सर वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून के अलावा कभी भी एंड हो, वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून के अलावा कभी भी एंड हो, दिस इज कॉल्ड स्पेशल टैक्स ईयर। अगर एक कंपनी का, अगर एक इंडिविजुअल का, अगर एक एओपी का टैक्स ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर है। अगर एक पर्सन का 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर का टैक्स पीरियड है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर है। अगर एक पर्सन का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का टैक्स पीरियड है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर कहलाया जाएगा। स्पेशल टैक्स ईयर को रीड करने का थोड़ा सा यूनिक तरीका है। अगर मैं लीगली बात करूं, तो लीगली हम इसको रीड करते हैं कि स्पेशल टैक्स ईयर एंड की डेट किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। स्पेशल टैक्स ईयर की जो ईयर एंड डेट है, स्पेशल टैक्स ईयर की जो ईयर एंड आखिर के दिन है, वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। जो उस नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर है, वही स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। जो उस नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर है, वही स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। सर क्या मतलब, हम आपकी बात समझे नहीं? फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक इंडिविजुअल का टैक्स ईयर है 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022। ये 12 महीनों का पीरियड है, 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है। ये 12 महीनों का पीरियड स्पेशल टैक्स ईयर है।
क्योंकि ये 30 जून पे एंड नहीं हो रहा, ये 31 दिसंबर 2022 पे एंड हो रहा है। लेकिन अब मैं इसको रीड कैसे करूंगा? सर इसको मैं रीड ऐसे करूंगा कि ये जो क्लोजिंग डेट है ना, मैं ये देखूंगा कि ये क्लोजिंग डेट कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर फॉल कर रही है, कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर फॉल कर रही है। सर 31 दिसंबर 2022 की डेट कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? सर ये फॉल कर रही है 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 के दरमियान। 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 के दरमियान में 31 दिसंबर 2022 आता है। सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है? सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 2023 बन जाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर 2023 बन जाएगा, 22 नहीं। सर एक और एग्जांपल दे। सर फॉर एग्जांपल कि 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016, 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016, सर ये स्पेशल टैक्स ईयर है। क्यों? क्योंकि ये वो 12 महीनों का पीरियड है जो कि 30 जून पे एंड नहीं हो रहा, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर है। सर लीगली रीड कैसे करेंगे? सर लीगली रीड ऐसा करेंगे कि हम ये देखेंगे ये जो क्लोजिंग डेट है ना, ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। तो सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2016 में फॉल कर रही है। नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई 15 से लेकर 30 जून 16 के दरमियान में आ रही है। सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर चूंकि 2016 के दरमियान में ये क्लोजिंग डेट आ रही है, इसे मैं स्पेशल टैक्स ईयर 2016 का नाम दे रहा हूं। ये तो लीगल तरीका है स्पेशल टैक्स ईयर को रीड करने का, स्पेशल टैक्स ईयर को डिनोट करने का। लेकिन हमने एक जुगाड़ तरीका, हमने एक शॉर्टकट तरीका भी देखा था कि अगर आपका टैक्स ईयर 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक एंड हो ना, अगर आपका टैक्स ईयर 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक एंड हो ना, तो जो कैलेंडर ईयर आपको नजर आ रहा है ना, वही आपके टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। और अगर आपका टैक्स ईयर 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान एंड हो, और अगर आपका टैक्स ईयर 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर पे एंड हो, तो जो कैलेंडर ईयर आपको नजर आ रहा है ना, उसमें +1 कर देंगे तो आपका स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर आ जाएगा। लाइक अगर आप यहां देखो, तो ये कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2016 पे, यानी कि जनवरी से 16 के दरमियान। तो जो यहाँ कैलेंडर ईयर था वही स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर बन गया। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2022 पे, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान। तो कैलेंडर ईयर +1, ये स्पेशल टैक्स ईयर 2023 बन गया है। क्या ये समझ आता है? मैं और तीसरा हमारे पास टैक्स ईयर था ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तीसरा हमारे पास टैक्स ईयर था ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है? एट टाइम्स बिजनेस की नीड्स की वजह से या सीजनल बिजनेस की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस अपना टैक्स ईयर चेंज करवा देते हैं। या तो नॉर्मल से स्पेशल पे चले जाते हैं, या स्पेशल से नॉर्मल पे चले जाते हैं, या एक स्पेशल से दूसरे स्पेशल पे चले जाते हैं। या तो मैं नॉर्मल से स्पेशल पे जा सकता हूं, या मैं स्पेशल से नॉर्मल पे आ सकता हूं, या मैं एक स्पेशल से दूसरे स्पेशल पे भी जा सकता हूं। तो जब भी आप अपना टैक्स ईयर चेंज करते हो ना, जब भी आप अपना टैक्स ईयर चेंज करते हो ना, लॉ के अंदर इसका पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ कि टैक्स ईयर चेंज कैसे होगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फिल करना पड़ेगी। तो जब भी आपका टैक्स ईयर चेंज करना होता है ना, तो बीच के अंदर लाजमी एक कोई ना कोई इंटरवीनिंग पीरियड जरूर आ जाएगा। बीच के अंदर कोई ना कोई एक लाजमी इंटरवीनिंग पीरियड जरूर आ जाएगा। बिटवीन द चेंज इन टैक्स ईयर जो बीच में एक इंटरवीनिंग पीरियड आता है ना, दैट इंटरवीनिंग पीरियड इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। दैट इंटरवीनिंग पीरियड इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हमेशा 12 महीनों से कम ही निकलेगा। आप कोई भी सिनारियो, आप कोई भी एग्जांपल बना लो, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कभी भी 12 महीने या 12 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। ये हमेशा 12 महीनों से कम पीरियड ही बन रहा होगा। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को भी रीड करने का सेम वही तरीका है जो आपने स्पेशल टैक्स ईयर को रीड किया। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को भी रीड करने का सेम वही तरीका है जो आपने स्पेशल टैक्स ईयर को रीड किया है। यानी कि आप ये देखोगे कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की ईयर एंड डेट किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। जो वो नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर है वही आपके ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। वो जो नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर है वही आपके ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। सर जुगाड़ तरीका भी अप्लाई हो जाएगा। अगर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का ईयर एंड 1 जनवरी से लेकर 30 जून के दरमियान है, तो रिप्रेजेंट बाय द सेम कैलेंडर ईयर। और अगर ट्रांजिशनल टैक्स का ईयर एंड 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है, तो रिप्रेजेंट बाय द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। एक आसान सा आईकेप का क्वेश्चन देखते हैं इस हवाले से।
स्प्रिंग 22 की अटेम्प्ट, स्प्रिंग 22 की अटेम्प्ट के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी की एक एडजस्टमेंट है ये। कहता है रियासत लिमिटेड इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी with effect from 1st July 2022 RA is considering to change its tax year from normal to special tax year ending on 31st December. रियासत लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हमारे पास एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रियासत के नाम से। 1 जुलाई 2022 पे 1 जुलाई 2022 पे ये अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहती है। और टैक्स ईयर चेंज कैसे करना चाहती है कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाना चाहती है। और कौन से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाना चाहती है सर? ये स्पेशल टैक्स ईयर 31 दिसंबर एंड पे जाना चाहती है। कहता है आइडेंटिफाई द ड्यू डेट लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द आरएल टैक्स रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमें इस सवाल के अंदर टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट्स बतानी है, टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट्स बतानी है कि कौन सा रिटर्न किस वक्त फाइल होना चाहिए। लेकिन पहले ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि टैक्स ईयर होंगे कौन कौन से। देखो क्या कहता है, आइडेंटिफाई द ड्यू डेट लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द कंपनीज रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। फाइलिंग ऑफ द टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022, filing of the tax return for the transitional period, and filing for the first return for the special tax year. सर ये अपना टैक्स ईयर कब से चेंज करना चाह रहा है? 1 जुलाई 2022 से। तो इसका आखिरी नॉर्मल टैक्स ईयर एंड कब हुआ है? 30 जून 2022 पे। यहां देखो सर, हमारा जो लास्ट नॉर्मल टैक्स ईयर एंड हुआ है वो 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 में एंड हुआ है। हमारा जो लास्ट नॉर्मल टैक्स ईयर एंड हुआ है वो 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 में एंड हुआ है। अब हम चाहते हैं, अब हमारी कंपनी चाहती है कि हम स्पेशल टैक्स ईयर को ऑप्ट कर लें। और कौन सा स्पेशल टैक्स ईयर ऑप्ट कर लें? जो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर पे एंड हो। तो इसका मतलब है कि जो इसका स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी 2023 से ही स्टार्ट हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। क्योंकि 30 जून 2022 तक तो हम पुराने नॉर्मल टैक्स ईयर में गुजार चुके हैं ना। तो जो नया टैक्स स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट होगा वो कब स्टार्ट होगा? 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023। तो ये आपका नॉर्मल टैक्स ईयर था, ये आपका स्पेशल टैक्स ईयर हो जाएगा। और बीच में आपके पास एक इंटरवीनिंग पीरियड आ गया। बीच में आपके पास एक इंटरवीनिंग पीरियड आ गया जो कि 1 जुलाई 2022 को स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर 2022 को एंड हो रहा है। दिस इंटरवीनिंग पीरियड बिटवीन द चेंज ऑफ टू टैक्स ईयर इज नोन एज ट्रांजिशनल टैक्स। तो हमारे पास यहां पर जो टैक्स ईयर्स हैं वो 3 तरह के हैं। एक हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर है, एक हमारा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, और एक हमारा स्पेशल टैक्स ईयर है। सर ये कब स्टार्ट हो रहे हैं, कब एंड हो रहे हैं? सर नॉर्मल टैक्स ईयर हमारे स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2021 पे और एंड हो रहा है 30 जून 2022 पे। सर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2022 पे और ये एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2022 पे। और सर स्पेशल टैक्स ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2023 पे और ये एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2023। ऐसा ही है। सर इनको रीड कैसे करेंगे? सर नॉर्मल टैक्स ईयर को रीड करने का बड़ा ही सुथरा सा तरीका है। 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर चिपका हुआ है दिस वुड बी कॉल्ड एज नॉर्मल टैक्स ईयर 2022। सर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को रीड कैसे करेंगे? सर 2 तरीके हैं। ये देखो कि ईयर एंड डेट कब फॉल कर रही है। सर ईयर एंड डेट है 31 दिसंबर 2022, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर वाले ब्रैकेट में। तो रीड कैसे करेंगे? सर कैलेंडर ईयर में +1 ऐड कर देंगे, कैलेंडर ईयर में +1 ऐड कर देंगे। और लीगल तरीके से चले तो लीगल तरीके से ये वाली जो डेट है ना,
ये नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई 22 से लेकर 30 जून 23, यानी कि नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 के अंदर फॉल कर रही है। चूंकि ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 के अंदर फॉल कर रही है, तो ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2023 कहलाया जाएगा। और स्पेशल टैक्स ईयर को रीड कैसे करेंगे सर? सेम वैसे ही जैसे आपने ट्रांसमिशन टैक्स ईयर को रीड किया। चूंकि ये 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है, और चूंकि ये 2023 है, चूंकि ये 2023 है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 2023 नहीं होगा, ये स्पेशल टैक्स ईयर 2024 बन जाएगा। क्या ये समझा पा रहा हूं मैं आप लोगों की? क्या ये बातें समझ आ रही है? मैं, ये हमारा स्पेशल टैक्स ईयर 2024 कहलाया जाएगा, ये स्पेशल टैक्स ईयर 2023 नहीं कहलाया जाएगा। वहां बैठा दो ना जो ब्लैक रखे, ये सीटी है ना? नहीं, बीच में रखा हुआ था सीढ़ी। अरे नहीं, सीट पे क्वेश्चन भाई इधर लगा फाउंडेशन। सर इन्होंने हमसे इस सवाल में ये नहीं मांगा था कि टैक्स ईयर क्या होगा। इन्होंने सवाल में क्या मांगा था मुझसे? इन्होंने तो मुझे ये कहा था, आइडेंटिफाई द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। मुझे ये बताओ कि इन सालों में रिटर्न कब कब फाइल करना होगा। लेकिन पहले मुझे ये तो समझ आए कि ये साल कौन कौन सा है। तो सर ये हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 था, 1 जुलाई 21 से लेकर 30 जून 2022। ये हमारे पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2023 था, 1 जुलाई 22 से लेकर 31 दिसंबर 2022। और ये हमारे पास स्पेशल टैक्स ईयर 2024 था, 1 जनवरी 23 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि सर रिटर्न कब कब फाइल होता है। सर रिटर्न फाइलिंग का तरीकेकार मैंने आपको बताया था। इंडिविजुअल और एपी की केस में, इंडिविजुअल और एपी की केस में सिंपल है। जब भी आपका टैक्स ईयर एंड है ना, जो भी आपकी टैक्स ईयर एंड है, उसके बाद जो भी अगला 30 सितंबर आ रहा है, उसके बाद जो भी अगला 30 सितंबर आ रहा है, ये आपके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट हो जाएगी फॉर इंडिविजुअल एंड ईओपी ऑन और बिफोर द 30 सितंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द ईयर। इंडिविजुअल और ईओपी का जब भी ईयर एंड आ रहा है ना, ये देखो कि ईयर एंड के बाद अगला 30 सितंबर कब आएगा। सर अगर इंडिविजुअल और ईओपी का ईयर एंड 30 जून 2022 है, तो रिटर्न कब तक फाइल करना होगा? 30 सितंबर 2022 तक। अगर इंडिविजुअल और ईओपी का, गौर से सुनना, अगर इंडिविजुअल और ईओपी का ईयर एंड 31 दिसंबर 2024 है, तो रिटर्न कब फाइल करना होगा? 30 सितंबर 2025 में। अगर इंडिविजुअल और ईओपी का ईयर एंड 30 सितंबर 2023 है, तो रिटर्न कब फाइल करना होगा? अगर इंडिविजुअल और यूपी का ईयर एंड 30 सितंबर 2023 है, तो अपकमिंग 30 सितंबर कब होगा? अपकमिंग 30 सितंबर 2024 पे रिटर्न फाइल करना होगा। और सर कंपनी की केस में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। कंपनी की केस में रिटर्न कब फाइल करना होता है, इसके लिए आपको कंपनी का ईयर एंड देखना है। अगर कंपनी का ईयर एंड 1 जनवरी से लेकर 30 जून के दरमियान में आ रहा है, अगर कंपनी का ईयर एंड 1 जनवरी से लेकर 30 जून के दरमियान में आ रहा है, तो जो भी अपकमिंग 31 दिसंबर है, उस पर आपने कंपनी का रिटर्न फाइल करना है। अगर एक कंपनी का ईयर एंड 1 जनवरी से लेकर 30 जून के एंड पे, ईयर एंड मतलब दरमियान में आ रहा है, तो जो भी आने वाला 31 दिसंबर है, वो कंपनी के रिटर्न की ड्यू डेट बन जाएगी। सर अगर एक कंपनी का ईयर एंड 31 मार्च 2023 है, तो इसका रिटर्न कब फाइल करोगे? 31 दिसंबर 2023 पे। अगर एक कंपनी का ईयर एंड 30 जून 2024 है, इसका रिटर्न कब फाइल करोगे? 31 दिसंबर 2024 में। और अगर कंपनी का ईयर एंड, फर्स्ट जुलाई 2000 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान है, और अगर कंपनी का ईयर एंड 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान है, तो जो भी अपकमिंग 30 सितंबर होगा, इस पे हम कंपनी का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर एक कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर 2015 है, अगर एक कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर 2015 है, तो रिटर्न कब फाइल होगा? 30 सितंबर 2016। अगर एक कंपनी का ईयर एंड 31 अगस्त 2018 है, गौर से सुनो, एक कंपनी का ईयर एंड 31 अगस्त 2018 है, इसका रिटर्न कब फाइल होगा? पहले तो किसी ने कहा 31 सितंबर, सितंबर के महीने में 31 नहीं होता,
30 सितंबर आगे। सर अगर 31 अगस्त 2018 का ईयर एंड है ना, तो इसका रिटर्न 30 सितंबर 2019 में नहीं 18 पे फॉलो, क्योंकि 31 अगस्त 18 के बाद 30 सितंबर कब आएगा सर? एक महीने बाद ही आएगा, 30 सितंबर 2018। क्या ये बात समझा पा रहा हूं मैं आप लोगों को? सर सवाल पे चलते हैं वापस से। हमारे पास ये 3 टैक्स ईयर्स थे। अब इन्होंने हमसे पूछा था कि ड्यू डेट फॉर रिटर्न ऑफ इनकम, ड्यू डेट फॉर रिटर्न ऑफ इनकम। सर सबसे पहले ना ये रिटर्न ऑफ इनकम के लिए ये जरूर देख लेना है कि पर्सन कौन है। इंडिविजुअल की बात हो रही है, ओपी की बात हो रही है, या कंपनी की बात हो रही है? तो सर यहाँ पे इस सवाल में रियासत लिमिटेड की बात हो रही थी। तो अब पहला वाला जो साल था नॉर्मल टैक्स ईयर 2022, 1 जुलाई 21 से लेकर 30 जून 2022, इसका रिटर्न हम कब फाइल करेंगे? सर ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2022। अगर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2023 है, यानी कि ये ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022 पे, इसका रिटर्न कब फाइल होगा? 30 सितंबर 2023। तीसरा वाला सोच के बताइएगा, स्पेशल टैक्स ईयर 2024, 1 जनवरी 23 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक, इसका रिटर्न कब फाइल होगा? 30 सितंबर 2024। जबरदस्त। ये जो सवाल है ना, इसमें इन्होंने क्या बोला था? आइडेंटिफाई द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये इसका आईक्यूब का सोल्यूशन है। इस सवाल को भी मैंने, जो आपको कंपोजिशन बताई थी ना कि इतना थियोरिटिकल होता है, इतना कंप्यूटेशनल होता है, इतना सिनेरियो बेस्ड होता है, इस सवाल को भी मैंने सिनेरियो बेस्ड सवाल में रखा है। इस सवाल में तुम्हें किसी रट्टे की जरूरत नहीं थी। इस सवाल में तुम्हें किसी ड्राफ्टिंग की भी जरूरत नहीं थी। बस जो तुम्हारी नॉलेज है ना, वो तुम्हें अपनी मादरी जबान में भी पता है ना, सिंधी, पश्तो, उर्दू, जिसमें भी, गुजराती में भी, तुम्हें सिर्फ उसे अप्लाई करके बता देना था कि रिटर्न की ड्यू डेट कौन सी बन रही है। क्या ये बात समझ आती है हमें? सर किसी ने चैट में मुझसे पूछा था क्या टैक्स ईयर का चैप्टर थ्योरी में पूछा जाता है? यस, अगर आपने टैक्स ईयर का चैप्टर के एंड पे इसके पास्ट पेपर्स देखे होंगे, टैक्स ईयर में कोई 8 से 10 दफा सवाल आया है पिछली 20 अटेम्प्ट में, और हर दफा इसको थ्योरी में ही पूछा है कि नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है बता दो, स्पेशल टैक्स ईयर क्या है बता दो, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है बता दो, और ज्यादातर ये पूछा है कि टैक्स ईयर को चेंज करने का प्रोसीजर क्या है। ज्यादातर ये पूछा है कि टैक्स ईयर को चेंज करने का प्रोसीजर क्या है। देखिए, अगर ये आपको लेट से 5 मार्क का सवाल आ जाता है कि टैक्स ईयर को चेंज करने का प्रोसीजर क्या है, अगर तो किसी ने इसको मेमोराइज किया है तो इसके 5 से 5 कंफर्म। लेकिन अगर किसी ने इसको मेमोराइज नहीं भी किया ना, तो भी वो 5 में से 2 या 3 मार्क्स उठा सकता है। प्रोसीजर हमें अपनी मादरी जबान में क्या पता होना चाहिए कि भाई अगर एक पर्सन अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहता है, तो वो पहले एप्लीकेशन इन राइटिंग देगा तो कमिश्नर को, और वो एप्लीकेशन इन राइटिंग टुगेदर विद कंपेलिंग नीड होना चाहिए। कमिश्नर को आपकी बात समझ आ जाती है तो कमिश्नर आपका टैक्स ईयर चेंज कर देगा बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग। कमिश्नर को आपकी बात समझ नहीं आती तो कमिश्नर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड दे रहा होगा। कमिश्नर ने आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड दिया और आपकी बात समझ गया, तो वो ऑर्डर इन राइटिंग आपका टैक्स ईयर चेंज कर देगा। और अगर कमिश्नर आपकी बात नहीं माना तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आप अपना ये मसला एफबीआर के पास ले जा सकते हो, और एफबीआर का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। ये बात अब मैं अपनी अंग्रेजी में, टूटी फूटी अंग्रेजी में, मैंने ये याद नहीं किया, तो मैं टूटी फूटी अंग्रेजी में इतना तो लिख सकता हूं ना कि सर, अ पर्सन wanting to intending to change its tax year has to apply in writing to the relevant commissioner along with the compelling need for the change of the tax year, for the request of the change of the tax year. Point number 2, if satisfied, the commissioner would change the tax year by passing an order in writing. Point number 3, if not satisfied, commissioner would grant an opportunity of being heard to the relevant person for such request. After such request, the commissioner may either accept the application by passing an order in writing or reject such application. In case of rejection, you can file a review application to the FBR, and the decision of FBR on such request would be final.
मैंने कोई बहुत ज्यादा मुश्किल अंग्रेजी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन इस अंग्रेजी में भी ना 5 में से 5 नहीं, लेकिन 5 में से 3 मार्क्स में उठा लूंगा, पासिंग मार्क्स सब कुछ सवाल के अंदर आ जाएंगे। क्या ये बातें समझ आ रही है? यस सर। सर पर्सन के बाद हमारे पास चार्जिंग सेक्शन से, हमारे पास चार्जिंग सेक्शन से जो अगली टर्म निकल कर आ रही थी, सॉरी टेक्सचर के बाद हमारे पास चार्जिंग सेक्शन से जो अगली टर्म निकल कर आ रही थी, दैट इज पर्सन, दैट इज पर्सन। अब पर्सन की केस में पढ़ा तो हमने बहुत कुछ है, एओपी की डेफिनेशन भी पढ़ी है, कंपनी की डेफिनेशन भी पढ़ी है, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, एसएमई के कॉन्सेप्ट। एग्जाम पर्सपेक्टिव से पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएमई की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। कंपनी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एओपी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रस्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इस एरिया में हमने कुछ 60 डेफिनेशन पढ़ी है। हमने कंपनी की डेफिनेशन देखी है, एओपी की डेफिनेशन देखी है, ट्रस्ट की डेफिनेशन देखी है, यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन देखी है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी देखा है, स्मॉल कंपनी देखा है, और एसएमई देखा है। लेकिन इन 7 में से 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पब्लिक कंपनी की, स्मॉल कंपनी की, और एसएमई की। ये 3 डेफिनेशन आपको कम से कम मेमोराइज होनी चाहिए। सर हमारे पास टैक्स लॉ में इन टोटालिटी 7 तरह के पर्सन होते हैं, हमारे पास टैक्स लॉ में इन टोटालिटी 7 तरह के पर्सन होते हैं। कैप 2 लेवल पे हम इन सातों को कवर नहीं करते, कैप 2 लेवल पे हम इन 2 को ही डिटेल में कवर करते हैं, इंडिविजुअल और यूपी। आपसे वो कंपनी की टैक्सेशन का सवाल नहीं पूछेगा, आपसे वो मैक्सिमम इंडिविजुअल और यूपी की टैक्सेशन पूछेगा, सीए फाइनल में वो तुमसे कंपनी टैक्सेशन के बारे में पूछेगा। सर वो 7 पर्सन कौन कौन सा है? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 7 तरह के पर्सन है हमारे पास टैक्स लॉ में, इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट है, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम इंडिविजुअल सॉरी एओपी की डेफिनेशन, कंपनी की डेफिनेशन, अगेन मैं नहीं समझता एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई इतना इंपॉर्टेंट है, रिप्रोड्यूस करने के लिए भी मुझे नहीं लगता कि वो रिप्रोड्यूस करने के लिए आपसे कंपनी की डेफिनेशन आपसे रिप्रोड्यूस करवाएगा। लेकिन जो पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट है, जो स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट है, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट है, ये आपसे थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, ये आपसे सिनेरियो बेस्ड सवाल बनाकर भी पूछा जा सकता है। सर पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। पब्लिक कंपनी का मतलब है जिसमें 4 में से कोई एक बात आ रही हो। पब्लिक कंपनी का मतलब है कि जिसमें 4 में से कोई एक बात आ रही हो। नंबर 1, जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स या तो फेडरल गवर्नमेंट के पास हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो। जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स या तो फेडरल गवर्नमेंट के पास हो या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो। नंबर 2, जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स या तो फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो या फॉरेन कंपनी ओन बाय फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो। जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स या तो फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो या फॉरेन कंपनी ओन बाय फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो। सर कोई शेयर रेशियो है फॉरेन कंपनी का फॉरेन गवर्नमेंट को ओन करने का? वैसे तो लॉ में डिफाइन नहीं है, लेकिन जब कोई चीज लॉ में डिफाइन ना हो तो फिर हम कॉमन डिक्शनरी में चले जाते हैं, और कॉमन डिक्शनरी में दैट शुड बी मोर देन 50%। जनरली देखा जाए ज्यादातर टीचर्स कहते हैं कि वो 100% ओन हो, तभी आपने पढ़ा है कि मोर देन 50% तो ओनरशिप होती है। मुझे आइडिया नहीं कि वो इसको किस तरह से कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन जब आप FAR 2 में आओगे या जब आप कमर्शियल वर्ल्ड में आओगे तो मोर देन 50% रिप्रेजेंट्स 100% कंट्रोल, और चूंकि 100% कंट्रोल आ जाता है मोर देन 50% पे, तो दैट इज एज गुड एज 100। इवन इसके ऊपर तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केस लॉज है कि व्हेन यू ओन समथिंग मोर देन 50%, दैट रिप्रेजेंट्स कि वो आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन किया जा रहा है, अगर आपके पास 50% ज्यादा स्टेक है। खैर, पब्लिक की कंपनी की डेफिनेशन में 4 बातें। नंबर 1, 50% या उससे ज्यादा शेयर फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो। नंबर 2, 50% या उससे ज्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन कंपनी ओन बाय फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो। नंबर 3 में 2 कंडीशन हैं। तीसरी बात में 2 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन ये है कि शेयर्स में किसी भी एक वक्त ट्रेड हुआ, एंड वो कंपनी साल के आखिरी दिन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। वो कंपनी साल के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। आपकी कंपनी के शेयर्स में किसी भी एक वक्त ट्रेड हुआ, किसी एक वक्त सेल परचेज हुआ, और साल के आखिरी दिन यानी कि जो भी आपका ईयर एंड है उस दिन ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो।
और चौथा सिनेरियो, चौथी कंडीशन है कि कोई भी यूनिट ट्रस्ट जिसके यूनिट्स वाइडली अवेलेबल टू द पब्लिक हो, जिसके यूनिट्स ट्रस्ट एक्ट 1882 में डिफाइन किए गए हो। रीड कर लेता हूं और कोशिश करेंगे एटलीस्ट ये डेफिनेशन जरूर याद कीजिएगा। पब्लिक कंपनी मींस a company in which not less than 50% shares are held by federal government, foreign government. Public company means a company in which not less than 50% shares are held by foreign government or foreign company owned by foreign government. Public company means a company whose shares were traded on registered stock exchange in Pakistan at any time in the year and which remain listed on that exchange at the end of the tax year. तीसरी कंडीशन में दो बातें हैं और दोनों के दरमियान एंड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और चौथा, यूनिट ट्रस्ट whose units are widely available to the public and any other trust as defined in Trust Act 1882। सर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन याद हो जाए तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन तो बहुत आसान है। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। कंपनी या तो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी, या तो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है कंपनी के अंदर ही, स्मॉल कंपनी का। इसको समझना, एक कंपनी या तो पब्लिक कंपनी होगी या प्राइवेट कंपनी होगी। अगर एक कंपनी पब्लिक कंपनी है तो वो या तो स्मॉल कंपनी होगी या अदर देन स्मॉल कंपनी होगी। और अगर एक कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो वो या तो स्मॉल कंपनी होगी या अदर देन स्मॉल कंपनी होगी। तो स्मॉल कंपनी की जो बाइफर्केशन है, ये पब्लिक कंपनी में भी हो सकती है या प्राइवेट कंपनी में भी हो सकती है। एक पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, अदर देन स्मॉल कंपनी, दोनों में से कोई एक होगी। एक प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, अदर देन स्मॉल कंपनी, दोनों में से कोई एक होगी। अब स्मॉल कंपनी की क्या डेफिनेशन है, कहता है स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2005। यानी पहली कंडीशन एक ऐसी कंपनी है जो कि 1 जुलाई 2005 के बाद कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनी है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि 1 जुलाई 2005 के बाद कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनी है। और इसके अंदर ये 5 कंडीशंस आ रही हो, और इसके अंदर ये मजीद 5 कंडीशंस आ रही हो। नंबर 1, हैज अ पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन। इसकी जो टोटल इक्विटी है ना, सर इक्विटी क्या होता है, जो तुम्हारी बैलेंस शीट पे इक्विटी होती है। इक्विटी में शेयर कैपिटल आता है, शेयर प्रीमियम आता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है, रिटेन अर्निंग्स आते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस आते हैं, जनरल और अदर रिजर्व्स आते हैं। इसकी जो टोटल इक्विटी है ना, द कैपिटल एंड द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व डज नॉट एक्सीड 50 मिलियन। ये 50 मिलियन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, which has employees not exceeding 250 at any time during the year। साल में किसी भी एक वक्त इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 250 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। विच हैज एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन रुपीज। जिसका पूरे साल का टर्नओवर बोले तो सेल्स रेवेन्यू, जिसका पूरे साल का टर्नओवर 250 मिलियन से ज्यादा यानी कि 25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। which is not formed by splitting up or reconstitution of the company already in existence। ऐसा ना हो कि आप एक लार्ज कंपनी को तोड़कर 2 या 3 स्मॉल कंपनीज बना रहे हो। स्मॉल कंपनी डे वन से स्मॉल कंपनी होनी चाहिए। अगर आपने एक बड़ी कंपनी को तोड़कर 2 या 3 से ज्यादा कंपनीज बनाई तो उसको स्मॉल कंपनी का नाम नहीं दिया जा सकता। और पांचवी कंडीशन, जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ना हो। सर रिपीट करें मेरे साथ, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में 6 कंडीशंस हैं, 5 नहीं। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में 6 कंडीशंस हैं, 5 नहीं। पहली कंडीशन पहली लाइन में लिखी है, 1 जुलाई 2005 के बाद कंपनी से 2017 के तहत इनकॉर्पोरेट हुई, जिसकी टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व लेस देन 50 मिलियन हो, जिसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज किसी भी वक्त मोर देन 250 ना हो यानी कि लेस देन 250 हो, जिसका पूरे साल का एनुअल टर्नओवर 250 मिलियन से कम हो, 25 करोड़ से कम हो, जो कि किसी बड़ी कंपनी को स्प्लिट या रिकंस्टिट्यूट करके ना बनाई गई हो, और जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं होनी चाहिए। अगर ये 6 कंडीशन एक कंपनी में आ जाती है, अगर ये 6 कंडीशन एक कंपनी में आ जाती है तो उस कंपनी को मैं स्मॉल कंपनी कहूंगा। और इन 6 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन का ब्रीच हो जाए, इन 6 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन का ब्रीच हो जाए तो अब ये स्मॉल कंपनी नहीं है। अच्छा, हम लार्ज कंपनी का लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि लार्ज कंपनी का कोई कॉन्सेप्ट टैक्स लॉ में नहीं।
बस ये स्मॉल कंपनी नहीं, इसको हम अदर देन स्मॉल कंपनी कह सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कि एक्सीडिंग 50 मिलियन है तो इक्वल्स टू और एक्सीडिंग होगा या फिर लेस देन होगा? सर ये छोटी सी बारीकियां हैं जो कि आपको थोड़ी बहुत इस पे ध्यान देना होता है। जनरल एग्जामिनर मैंने देखा इस पे परेशान नहीं करता कि लफ्ज लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन। व्हाट इफ के एग्जैक्ट 250 इंप्लॉइज हो, तो क्या ये कंडीशन मीट होगी? इंप्लॉइज नॉट एक्सीडिंग 250, अगर किसी के एग्जैक्ट 250 है तो क्या ये कंडीशन मीट होगी? यस। नॉट एक्सीडिंग का मतलब है 250 से ज्यादा ना हो, 250 हो सकता है। नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन, अगर एग्जैक्ट 50 मिलियन है कंडीशन मीट होगी। नॉट एक्सीडिंग 250, अगर एग्जैक्ट 250 मिलियन का रेवेन्यू है कंडीशन मीट हो जाएगी। जैसे ही वो 250 मिलियन और 1 रुपया हुआ तो फिर कंडीशन का ब्रीच हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, पर्संस के अंदर 7 पर्सन थे जिसमें हमारा फोकस इंडिविजुअल एओपी कंपनी पे था। कंपनी के केस में या तो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के केस में या तो स्मॉल कंपनी या अदर देन स्मॉल कंपनी। लेकिन इसके बाद एक और टर्म हमने कवर किया था, दैट इज कॉल्ड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की डेफिनेशन में, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के कॉन्सेप्ट में पर्संस की बात हो रही है, यानी ये रिस्ट्रिक्टेड टू कंपनी नहीं है। एक इंडिविजुअल भी एसएमई हो सकता है, एक एओ भी एसएमई हो सकता है, एक कंपनी भी एसएमई हो सकती है। तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, ये तीन कॉन्सेप्ट कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिविजुअल और यूपी में पब्लिक और प्राइवेट और स्मॉल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। एसएमई का कॉन्सेप्ट पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इंडिविजुअल हो, एओपी हो या कंपनी हो, ये एसएमई हो सकते हैं। अब एसएमई कौन होगा? कहता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मीन्स अ पर्सन हु इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मैन्युफैक्चरर होगा, जो कि मैन्युफैक्चरर होगा, एंड हिज बिजनेस टर्नओवर इन अ ईयर डज नॉट एक्सीड 250 मिलियन। बस यहां पर दो कंडीशंस हैं, तुम मैन्युफैक्चरर हो और तुम्हारा पूरे साल का रेवेन्यू, पूरे साल का टर्नओवर 250 मिलियन से कम है, तुम एसएमई बन जाओगे। तुम इंडिविजुअल हो, सॉरी तुम पर्सन हो, इंडिविजुअल एओपी कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में हो और जिसका पूरे साल का रेवेन्यू, जिसका पूरे साल का टर्नओवर 250 मिलियन, 25 करोड़ से कम है, यू वुड बी क्लासिफाइड एज अ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। और एक और बात यहाँ पे प्रोवाइजो में लिखी है कि अगर किसी साल आपका रेवेन्यू 250 मिलियन से ज्यादा हो गया और आने वाले सालों में आपका रेवेन्यू दोबारा 250 से कम हो गया, अब आप एसएमई नहीं बन सकते। अब आप एसएमई, यानी कि अगर मेरा टैक्स ईयर 2022 में रेवेन्यू 251 मिलियन हो गया तो मैं एसएमई नहीं हूं। अब मैं जिंदगी भर दोबारा कभी एसएमई नहीं बन सकता, इवन दो कि अगले साल में मेरा रेवेन्यू टर्नओवर 250 मिलियन से कम क्यों ना हो जाए। सर अगर स्मॉल कंपनी रीच आउट कर देती है अपने सारी कंडीशन तो वो दोबारा स्मॉल कंपनी बन सकती है? यस, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। सर व्हाट इफ कि ये वाली कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन स्मॉल कंपनी की एक साल में ब्रीच हो जाए और अगले साल वो दोबारा कंप्लाई हो जाए, तो वो अगले साल दोबारा स्मॉल कंपनी बन सकती है। लेकिन अगर 250 मिलियन से ज्यादा रेवेन्यू क्रॉस हो गया, अब ये जिंदगी भर कभी दोबारा 250 मिलियन से ज्यादा, सॉरी ये एसएमई जिंदगी भर दोबारा नहीं बन सकेगी। सर एक थोड़ी सी इंटरलिंकिंग है बिटवीन द स्मॉल कंपनी एंड एसएमई, कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में लास्ट कंडीशन ये थी कि ये एसएमई नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग है और उसका रेवेन्यू 250 मिलियन से कम है, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग है और उसका रेवेन्यू 250 मिलियन से कम है, तो ये क्या कहलाई जाएगी? एसएमई, एसएमई। और चूंकि ये एसएमई बन गई तो अब तुम्हें बाकी कंडीशंस को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चूंकि ये एसएमई बन गई अब ये स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। अगर एक कंपनी है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है और उसका रेवेन्यू 250 मिलियन से कम है, तो ये एसएमई बन गई। और चूंकि ये एसएमई बन गई तो अब तुम्हें बाकी कंडीशंस को देखना ही नहीं है, क्योंकि अब ये स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। क्या ये समझा पा रहा हूं मैं आप? सर पर्सन से पर्टेनिंग ये जो स्मॉल कंपनी, एसएमई और प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट है, इससे पर्टेनिंग एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो बेस्ड सवाल आपके पास पेपर में पूछा गया है।
स्प्रिंग 22 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी 7 मार्क्स। स्प्रिंग 22 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी 7 मार्क्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रुमाइसा सिनेरियो बेस्ड सवालों की प्रैक्टिस के लिए मैं मौजूद हूं ना, पीडीएफ की क्या जरूरत है? अलीना, अलवीना कोई एक, सारी कंडीशंस नहीं। खैर, स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू दी थ्री अनलिस्टेड कंपनीज। ये तीन कंपनीज है, ये तीन कंपनीज है, और पहली लाइन में बता दिया कि ये तीनों अनलिस्टेड है। क्योंकि अगर ये लिस्टेड होती ना तो फिर तो पब्लिक बन जाती। अगर ये लिस्टेड होती ना फिर तो पब्लिक बन जाती। तो उन्होंने बता दिया कि तीनों अनलिस्टेड है। देखो, सवाल को रीड करना प्रॉपरली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जल्दबाजी में हम जनरली पहली लाइन रीड नहीं करते कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है यहाँ पे जो कि बड़ा मैटर करता है। कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू द थ्री अनलिस्टेड कंपनी, कंपनी ए बी सी, इन तीनों के हवाले से कुछ बताया हमें। रिक्वायरमेंट में कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ब्रीफली डिस्कस whether each of the above companies can be classified as a small company, public company, or private company. Also state the additional information, if any, which may be required for determining the classification of these companies. कह रहा है पहले तो ये बताओ कि क्या ये पब्लिक है, स्मॉल है या प्राइवेट है, और कौन सी और इंफॉर्मेशन तुम्हें मालूम होनी चाहिए थी इसको प्रॉपर्ली क्लासिफाई करने के लिए। पॉइंट नंबर 1, कंपनी नंबर 1 ए कंपनी। ए कंपनी का पेड अप कैपिटल है 30, रिजर्व है 80, एनुअल टर्नओवर है 150। आगे लिखता है 60% शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। 60% शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी या तो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी। पब्लिक है तो स्मॉल होगी, अदर देन स्मॉल होगी। प्राइवेट है तो स्मॉल होगी, अदर देन स्मॉल होगी। तो यहाँ पे दो टेस्टिंग है, ये भी देखना है कि स्मॉल है या नहीं है, और ये भी देखना है कि पब्लिक है या नहीं। सर, अगर मैं पेड अप कैपिटल और रिजर्व इन दोनों का टोटल कितना है 110, तो इसकी इक्विटी 50 मिलियन से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये स्मॉल कंपनी तो नहीं हो सकती। इसका मतलब है ये स्मॉल कंपनी तो ऊपर ऊपर फिर गोद में बढ़िया हो। लड़की नहीं। तो बाकी में बैठ रहे थे। नहीं है चेयर, कहाँ जा रहे हो? रहीम को बोलो लगा दे कहीं पे। जी सर, हम एक कंपनी की बात कर रहे थे, इसका कैपिटल और रिजर्व 110 मिलियन है, यानी कि ये 50 मिलियन के टर्न 50 मिलियन की इक्विटी की कंडीशन ब्रीच कर चुकी है। तो अब स्मॉल कंपनी की बाकी कंडीशन देखने की जरूरत भी नहीं है, इसकी इक्विटी ही 110 मिलियन है। तो मैं पहले ही कंक्लूड कर सकता हूं कि ये स्मॉल कंपनी तो नहीं है। मैं पहले ही कंक्लूड कर सकता हूं कि ये स्मॉल कंपनी तो नहीं है। आगे लिखता है 60% शेयर्स आर, यहां देखिए सर, यहां देखिए, हम ए लिमिटेड की बात कर रहे थे। ए लिमिटेड का पेड अप कैपिटल और रिजर्व 110 मिलियन है, यानी कि इसकी टोटल इक्विटी 50 मिलियन से एक्सीड कर रही है। तो ये कंक्लूजन तो ड्रॉ किया कि ये स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। फिर आगे लिखता है 60% शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी। 60% शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी। देखो, अगर 60% शेयर्स फॉरेन कंपनी के पास है तो इसका मतलब है कि अब 50% या उससे ज्यादा शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास नहीं हो सकते, क्योंकि 60% तो है ही फॉरेन कंपनी के पास ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कहें कि अगर ये फॉरेन कंपनी को फॉरेन गवर्नमेंट ओन करती है तो ये पब्लिक कंपनी बनेगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। अब इसका सोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट करेंगे हम अपनी मातृ जबान में, ये सिनेरियो बेस्ड सवाल है। सर, जितने भी थियोरिटिकल सवाल हो ना उसमें कभी भी पैरास मत लिखिएगा। मैंने अपने सीए के 21 पर्चों में कभी भी थ्योरी के सवाल में 4 5 6 लाइनों के 7 लाइनों के पैरा लिखे ही नहीं। हमेशा कोशिश करें आपका आंसर बुलेट पॉइंट्स में आ रहा हो, चाहे कोई प्रोसीजर हो, चाहे कोई मैकेनिज्म हो, चाहे कोई एडवाइजरी हो, हमेशा आंसर अपना बुलेट फॉर्म में दे, और बुलेट कोशिश करें 2 से 3 लाइन से ज्यादा की ना हो।
अगर कभी मजबूरी में ज्यादा हो तो कोई मसला नहीं है कि कुछ नहीं करना, लेकिन 2 से 3 लाइन के अंदर अपनी बात कंक्लूड करें, क्योंकि आप जितना इंफॉर्मेशन को तोड़ तोड़ के बयान करेंगे ना, उतने ज्यादा चांसेस है कि आप चीजों को गलत नहीं करेंगे। जितना पैरा के फॉर्म में बात करोगे ना, वो चीजों को मिक्स कर दोगे, एक बात सही है दूसरी बात गलत है ना, वो मार्क्स लूज कर जाओगे। लेकिन अगर तुमने बुलेट्स फॉर्म में आंसर दिया, एक पॉइंट सही है और एक पॉइंट गलत भी है, तो तुम्हें एक सही पॉइंट का, एक सही जो बात लिखी है उसका मार्क्स जरूर मिलेगा। तो हमेशा अपना आंसर बुलेट्स में लिखना, कोई भी पेपर हो, टेक्स्ट नहीं, सब पेपर की बात कर। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिंस पेड अप कैपिटल plus total reserve of A Limited exceeds 50 million, it cannot be classified as a small company। एक पॉइंट हमने कंक्लूड कर दिया स्मॉल कंपनी। दूसरा पॉइंट, फर्दर as 60% shares are held by foreign company, if such foreign company is owned by foreign government, it would be classified as a public company, and otherwise it would be classified as a private company। कि अगर 60% से ज्यादा शेयर्स चूंकि फॉरेन कंपनी के पास हैं, अगर इस फॉरेन कंपनी को कोई फॉरेन गवर्नमेंट ओन करता है तो ये पब्लिक कंपनी है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये प्राइवेट कंपनी। कोई बहुत ज्यादा रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल अंग्रेजी नहीं लिखी, आसान अल्फाजों में दो बातें लिखी है। चूंकि इक्विटी 50 मिलियन से ज्यादा है, स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। 60% शेयर तो फॉरेन कंपनी के पास है, अगर इस फॉरेन कंपनी को फॉरेन गवर्नमेंट ओन करती है तो ये पब्लिक कंपनी है, वरना फिर ये प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। आई के अपने क्या लिखा है, not a small company because its paid up capital plus undistributed reserve exceed 50 million। सर आपने तो पहले ये वाली बात की और फिर ये वाली बात की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने अपना आंसर यूं शुरू कर दिया कि एज द पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एक्सीड्स 50 मिलियन इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज स्मॉल कंपनी, और इसने पहले कह दिया कि स्मॉल कंपनी नहीं है क्योंकि ये हो रहा है। वो सिर्फ एक्टिव पैसिव वॉइस की बात है कि तुम बयान बयान क्या कर कैसे करते। पॉइंट नंबर 2, इट कैन बी अ पब्लिक कंपनी if foreign company is owned by foreign government, otherwise it will be a private company। क्या ही समझ आ रहा है? मैं सर इसके बाद बी लिमिटेड, अब बी लिमिटेड का पेड अप कैपिटल है 80, टोटल रिजर्व है 35, तो ये नेगेटिव 35 है, तो इन दोनों का नेट कितना हो गया, ये हो गया 45। इसका टर्नओवर कितना है 220। अब स्मॉल कंपनी की दो कंडीशन यहां मीट हो रही है, इक्विटी भी 50 मिलियन से कम है और टर्नओवर भी 250 से कम है, लेकिन बाकी 4 कंडीशंस का जिक्र नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, एज टोटल इक्विटी इज नॉट एक्सीडिंग या डज नॉट एक्सीड 50 मिलियन एंड एनुअल टर्नओवर आल्सो नॉट एक्सीड 250 मिलियन, इट कैन बी अ स्मॉल कंपनी if the following conditions are satisfied, if the following conditions are fulfilled। अब रिमेनिंग 4 कंडीशन बता देंगे कि ये 1 जुलाई 2005 के बाद कंपनी सेक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुई हो, इसके किसी भी वक्त इंप्लॉइज 250 से ज्यादा ना हो, ये स्प्लिटिंग अप और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ कंपनी के तहत ना बनाई गई हो, और ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो पहले हमने बता दिया कि ये स्मॉल कंपनी हो सकती है, 2 कंडीशंस मीट हो रही है, अगर बाकी 4 कंडीशंस भी मीट होता है। फिर हम बात करेंगे पब्लिक प्राइवेट पे, क्या कहता है, 40% shares are held by provincial and federal government। 40% shares are held by federal and provincial government, यानी कि 60% किसके पास है ये नहीं बताया। तो क्या ये इस 40% की बेसिस पे पब्लिक कंपनी बन जाएगी? नहीं, 40% की बेसिस पे पब्लिक कंपनी नहीं बनेगी। हाँ, अगर रिमेनिंग 60% फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो या फॉरेन कंपनी ओन बाय फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो तो ये पब्लिक कंपनी है, अदरवाइज ये प्राइवेट कंपनी। तो ड्राफ्टिंग कैसे करूंगा, total equity of B Limited does not exceed 50 million and annual turnover of B Limited does not exceed 250 million, comma, it may be classified as a small company if following further conditions are satisfied: total number of employees in a year does not exceed 250, it is not formed by splitting up or reconstitution of the company already in existence, it is not a small and medium enterprise, it is incorporated after 1 July 2005 under the Companies Act 2017। पॉइंट नंबर 2, अब ये एक पॉइंट में मैंने 3 सब बुलेट्स निकाले, कंडीशंस को मैं पैरा के फॉर्म में कभी भी नहीं लिखूंगा, सब कंडीशंस 1 2 3 करके लिखूंगा। पॉइंट नंबर 2, 40% shares are already held by federal and provincial government, comma, if
more than 50% shares are held by foreign company or a foreign company owned by, sorry, if more than 50% shares are held by foreign government or a foreign company owned by foreign government, it would be classified as a public company, otherwise it is a private। क्या इतना लिख लेंगे हम लोग? सर आई के अपने क्या लिखा है? आई के अपने लिखा है if, sorry, its paid up capital plus undistributed reserve are below 50 and annual turnover is below 250 million, so if following conditions are met, it would be classified as a small company। बाकी कंडीशन इसने यहाँ लिखी। सर इसने तो 2005 की बाद वाली कंडीशन तो नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, हम लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी एडिशनल कंडीशन ही है, बल्कि इन्होंने यहाँ लिख दिया। फिर लिखता है if remaining 60% holding is with foreign government or foreign company owned by foreign government, then public company, otherwise it will be a private। क्या ये समझ आ रहा है? मैं सर सी लिमिटेड का पेड अप कैपिटल है 40, टोटल रिजर्व है 5, तो ये कितना हो गया? 45। एनुअल टर्नओवर कितना है? 500। अब एनुअल टर्नओवर 500 यानी कि 250 से ज्यादा है, तो ये स्मॉल कंपनी तो नहीं हो सकता, तो ये तो पहले कंक्लूड हो गया। एक लाइन में लिख दिया सिंस द एनुअल टर्नओवर एक्सीड्स 250 मिलियन इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ स्मॉल कंपनी। आगे कहता है 100% शेयर्स आर हेल्ड बाय अ लोकल ग्रुप। सर 100% शेयर्स अगर लोकल ग्रुप के पास है, यानी कि फॉरेन गवर्नमेंट के पास नहीं है, फॉरेन कंपनी के पास नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो फिर ये प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। आईकेएफ क्या लिखता है? नॉट अ स्मॉल कंपनी बिकॉज एनुअल टर्नओवर एक्सीड्स 250 मिलियन, not a public company because 100% shareholding is with a local group, therefore it will be classified as a private company। क्या ये बातें समझ आ रही है? सर तो हमारे पास जो पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट, उसमें पर्संस वाला एरिया कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन पर्संस वाले एरिया में भी कंपनी की डेफिनेशन और यूपी की डेफिनेशन नहीं, 3 डेफिनेशन, स्मॉल कंपनी, पब्लिक कंपनी और एसएमई। और दूसरा हमारे पास टैक्सेर का कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर में हमने इनकम और टैक्स की डेफिनेशन भी कवर की थी, लेकिन वो सिर्फ समझ लो कि तुम्हें समझाने के लिए थी, फाउंडेशन के लिए थी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इनकम और टैक्स की डेफिनेशन इतनी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। टैक्स में बेसिकली डेफिनेशन में ये कहा है कि जो चैप्टर 2 के तहत टैक्स चार्ज किया जाता है वो टैक्स है, और पूरे ऑर्डिनेंस के तहत जो भी पेनल्टी, फीस, डिफॉल्ट जो कुछ चार्ज किया जाता है वो टैक्स लॉ में टैक्स समझा जाता है। इनकम में इन्होंने बताया कि वो सब कुछ जो कि इनकम है वो तो इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया, वो सब कुछ जिसे लॉ मेकर ने इनकम अज्यूम कर दिया वो भी इनकम है, वो सब कुछ जिसके ऊपर इनकम टैक्स का टैक्स विथहोल्ड हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, वो भी इनकम है। और अगर कोई लॉस ऑफ इनकम है तो इसे भी लॉ में इनकम समझा जाएगा। सर लॉस ऑफ इनकम समझने क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का रेंट है 1 लाख, फेयर मार्केट रेंट है 1 लाख, और तुमने किसी को 20,000 में किराए पे दे दी, तो वो जो 80,000 तुमने लूज किए ना वो भी तुम्हारी इनकम बन जाएगी। क्या ये बातें समझ आ रही है? अब इन्हीं चार चीजों के साथ चैप्टर 1 में एक और कॉन्सेप्ट है जो कि बड़ा रेलेवेंट, बड़ा प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्चुअल एरिया है, दैट इज कॉल्ड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। बहुत ज्यादा हाई वेटेज नहीं, 3 से 4 मार्क 5 मार्क का रिपीटेडली इसके ऊपर सवाल जनरली एग्जामिनर पूछता ही है। सर जो हमने पर्संस कवर किए, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब्सिडियरी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटेंशन ऑर्गेनाइजेशन, इनको हमें क्लासिफाई करना होता है आइदर एज अ रेजिडेंट, आइदर एज अ नॉन रेजिडेंट। और ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे लॉ में, हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो किसी बंदी की टैक्सेशन होती है ना, वो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस और इनकम की ज्योग्राफिकल सोर्स को देखते हुए होती है। अगर एक बंदा रेजिडेंट हो तो इनकम टैक्स लॉ में इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों चार्जेबल टैक्स है। और अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट हो तो नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम चार्जेबल टैक्स है, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कानून अप्लाई ही नहीं होता है। तो हमें पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना होता है, हमें इनकम की ज्योग्राफिकल सोर्स देखनी होती है, और फिर अकॉर्डिंगली टैक्सेशन आगे बढ़ती है। अगर बंदा रेजिडेंट है तो इसकी पीएसआई, एफएसआई दोनों टैक्सेबल होगी। अगर बंदा नॉन रेजिडेंट है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स हो रही होगी।
जो तुम्हारे पास 7 तरह के पर्सन थे ना, जो तुम्हारे पास 7 तरह के पर्सन थे ना, इन 7 पर्सन में से फेडरल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट ही होगा। फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा रेजिडेंट पर्सन होगा। इन 7 पर्सन में से फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये इन 7 पर्सन में से ये जो 3 पर्सन है ना, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 पर्सन हमेशा नॉन रेजिडेंट ही होंगे। तो टोटल 7 लोग हैं। इसमें से फेडरल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट है, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिकेशन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा नॉन रेजिडेंट। बाकी बचे 3, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। इनके लिए कुछ क्राइटेरिया है, ये रेजिडेंट भी हो सकते हैं, ये नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, फेडरल गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी अ रेजिडेंट पर्सन, foreign government, political subdivision of foreign government and public international organization, these three are always non-resident person। और इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी, इनके लिए कुछ क्राइटेरिया से हो सकता है ये पब्लिक हो सकता है ये रेजिडेंट हो सकता है ये नॉन रेजिडेंट। सर सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल के लिए 3 क्राइटेरिया है, इंडिविजुअल के लिए 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहले, अगर तो वो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जिसे पाकिस्तान से बाहर पोस्ट किया गया है, तो ये तो रेजिडेंट ही होगा। अगर एक फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जिसे पाकिस्तान से बाहर पोस्ट किया गया है, तो ये तो रेजिडेंट ही होगा, चाहे फिर वो पाकिस्तानी नेशनल हो या कोई फिरंगा हो, इससे कोई फर्क नहीं। यहाँ पे नेशनलिटी नहीं देखनी, और सिर्फ ये देखना है कि अगर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय पाकिस्तान से बाहर पोस्ट किया गया तो ये। सर इसमें कौन आता है? इसमें जनरली पाकिस्तान एम्बेसीज के लोग आते हैं, जो पाकिस्तान की दूसरे मुल्कों में एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान से बाहर पोस्ट। दूसरी कंडीशन, प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड 183 डेज और मोर इन एग्रीगेट इन द टैक्स ईयर। अब इस कंडीशन में जो बात तुम्हें याद रखनी है ना, कि इसमें सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं की गई। कोई भी बंदा हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे गोरा हो, फिरंगी हो, अगर वो पाकिस्तान में फिजिकली 183 डेज से उससे ज्यादा मौजूद है एक टैक्स ईयर के अंदर, तो वो रेजिडेंट बन जाए। कोई भी पर्सन, चाहे पाकिस्तानी चाहे नॉन पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान में फिजिकली 183 डेज से उससे ज्यादा मौजूद है तो ये रेजिडेंट बन जाएगा। तीसरी कंडीशन में सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है। पहली और दूसरी कंडीशन में सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही थी। तीसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? अगर कोई सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का शहरी है, और वो किसी और मुल्क में, पाकिस्तान में नहीं किसी और मुल्क में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद ना हो, या किसी और मुल्क के टैक्स कवानीन के तहत वहां का रेजिडेंट ना हो, अब ये पाकिस्तान में रेजिडेंट बन जाए। यानी तीसरी कंडीशन में तुम्हें ये नहीं देखना कि वो बंदा पाकिस्तान में कितने दिन है। अगर कोई पाकिस्तान का शहरी है लेकिन वो किसी और फॉरेन कंट्री में, किसी और सिंगल फॉरेन कंट्री में 183 डेज से उससे ज्यादा फिजिकली मौजूद नहीं है, या किसी और कंट्री के टैक्स कवानीन के तहत वहां का टैक्स रेजिडेंट नहीं है, तो अब पाकिस्तान में है या नहीं ये कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान में इसे हम रेजिडेंट नाम दे रहे हैं। क्या ये समझ आ रहा है? मैं सर 3 बात है। अगर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जिसे पाकिस्तान से बाहर पोस्ट किया गया है, रेजिडेंट। अगर कोई भी बंदा है, चाहे पाकिस्तानी चाहे नॉन पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद है, रेजिडेंट। और अगर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है लेकिन पाकिस्तान के बाहर किसी सिंगल कंट्री में 183 डेज या उससे ज्यादा, या किसी कानून के तहत रेजिडेंट नहीं है, तो अभी ये पाकिस्तान में रेजिडेंट बन जाएगा। सर यहाँ तो 182 लिखा है, आप 183 क्यों कह रहे हैं? मोर देन 182 का मतलब है 183 और मोर। सही है सर। इसको हमने एक डायग्राम में समराइज करने की कोशिश की है। देखिए, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय पोस्टेड तो रेजिडेंट है। इसके अलावा बाकी सबको आप पहले देखेंगे कि क्या वो सिटीजन है, क्या वो नॉन सिटीजन। अगर तो नॉन सिटीजन है तो सिर्फ 183 डेज वाली कंडीशन देखनी है। अगर 183 डेज से ज्यादा पाकिस्तान में मौजूद है तो रेजिडेंट,
अगर 183 डेज से कम है तो, अगर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है तो यहाँ पे दो कंडीशंस देखनी है। पहले ये देखो कि अगर तो ये 183 डेज से ज्यादा मौजूद है पाकिस्तान में तो ये रेजिडेंट है, लेकिन अगर ये 183 डेज से कम मौजूद है पाकिस्तान में तो फिर ये देखो कि क्या ये किसी और कंट्री में रेजिडेंट है, क्या ये किसी और कंट्री में 183 डेज से उससे ज्यादा मौजूद है। इफ यस तो अब ये पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, इफ नो तो अब ये पाकिस्तान में रेजिडेंट बन जाएगा। क्या ये मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? सर फिर नंबर ऑफ डेज काउंट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, आसान आसान सी बातें हैं। अगर तुम पाकिस्तान आ रहे हो, पाकिस्तान जा रहे हो, तो जो डेट ऑफ अराइवल है, डेट ऑफ डिपार्चर है, ये तुम्हारा फुल डे काउंट होगा। अगर पाकिस्तान में तुम बीमार पड़ गए और काम नहीं कर सके तो भी ये फुल डे काउंट होगा। अगर पाकिस्तान में तुम वेकेशन हनीमून मनाने के लिए आए हो, काम के लिए नहीं आए, तो भी ये फुल डे काउंट होगा। अगर वही तो है खातून। बस आपने पढ़ी लिखी तो नहीं है, मतलब वो क्यों नहीं, खाली मुझे सबसे करना बदनाम हो रहा है। हाँ, अगर वो 183 दिन से ज्यादा रह जाती है, अगर वो तो वो ये कह रही है ना मैं तो पाकिस्तानी हूँ। हाँ, उसके बाद हमने उसको बोला था अमेरिकन सिस्टर, वो कह रही है नहीं हम पाकिस्तानी सिस्टर। इसका मतलब है कि अगर वो पाकिस्तानी सिटीजन है तो 183 ना भी हो, लेकिन किसी और मुल्क में अगर 183 डेज किसी और मुल्क में टैक्स रेजिडेंट नहीं है तो पाकिस्तान में फिर वो, लेकिन वो है नहीं पाकिस्तानी सिटीजन, वो सिर्फ वैसे ही कह रही है। खैर सर, नंबर ऑफ डेज काउंट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। अगर तुम पाकिस्तान आ रहे हो, पाकिस्तान से जा रहे हो, तो डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर फुल डे काउंट किया जाएगा। अगर पाकिस्तान में हनीमून पे आए हो, वेकेशन पे आए हो, बीमार पड़ जाते हो, पब्लिक हॉलीडे, ये सारे तुम्हारे फुल डे काउंट किए जाएंगे। पाकिस्तान में तुम आए, कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन लग गया, कुछ काम नहीं कर सके तो भी फुल डे काउंट किए जाएंगे। पाकिस्तान में तुम्हारा काम इंटरप्ट हो गया, तुम्हें बिजनेस की सप्लाईज वगैरह नहीं मिली, ये सारे चीजें फुल डे काउंट की जाएगी। सिर्फ एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि अगर तुम किसी प्लेस से किसी प्लेस ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट होने की वजह से तुम्हें पाकिस्तान में आना पड़ता है, तो ये डे काउंट नहीं किया जाए। अगर तुम इन ट्रांजिट पाकिस्तान में आते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, लेट से श्रीलंका से सऊदीया जा रहे हो और पाकिस्तान में तुम्हारी कनेक्टिंग फ्लाइट बन रही है, तो बस इसे हम काउंट नहीं कर रहे होंगे। क्या ये बात समझ आती है? मैं ऐसे बैठ के पड़ेगा, कैसे लगा ऐसे भी नहीं पढ़ सकते, कैसे दिखेगा टीवी? टेबल कितना करना पड़ता है हाँ वहां पे उधर आ जाइए तुम शेयर लगा दो। 12 बजे का टैक्सी किया आप उधर आओ लोग वर्कशॉप में भी लेट आ रहे हो यार, वैसे तो नहीं होना चाहिए पास तुम लोगों को। एक मिनट, ये लोग यहाँ कुर्सियां थोड़ी सेट कर लें। जी सर, तो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई करने के बाद, अच्छा ये जो आप नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे ना, ये उस इंडिविजुअल के स्पेसिफिक टैक्स ईयर को देखते हुए करोगे। अगर एक इंडिविजुअल नॉर्मल टैक्स ईयर है, तुम 1 जुलाई से 30 जून के दरमियान देखोगे वो क्या कर रहा है। अगर एक इंडिविजुअल का कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो तुम इस कैलेंडर ईयर में ही देखोगे कि ये पाकिस्तान में कितना है कितना नहीं। तो जो नंबर ऑफ डेज वगैरह काउंट करने हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू दी रेलेवेंट टैक्स ईयर ऑफ द इंडिविजुअल तुम कंक्लूड कर रहे होंगे। अब इसमें कुछ सवाल भी देखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास कंपनी का कॉन्सेप्ट है और एओपी के रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट है। सर कंपनी के रेजिडेंट होने में तीन में से कोई एक बात, कंपनी के रेजिडेंट होने में तीन में से कोई एक बात। पहली बात तो ये कि अगर पाकिस्तान के लॉज के तहत कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, अगर कंपनी एक्ट 2017 के तहत या पाकिस्तान के किसी भी और कानून के तहत कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, तो फिर वो पाकिस्तान में काम करे, पाकिस्तान से बाहर काम करे, उसकी मैनेजमेंट पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक कंपनी पाकिस्तान के कवानीन के तहत, कंपनी से 2017 के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है, दैट विल ऑलवेज बी अ रेजिडेंट कंपनी। अगर एक कंपनी पाकिस्तान के लॉस के तहत नहीं बनी, लेकिन उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स
होली एट एनी टाइम पाकिस्तान में मौजूद है, तो ये रेजिडेंट कंपनी है। यहाँ पे लफ्ज पे मैंने स्पेसिफिकली इसको हाईलाइट किया, यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है होली। सर अगेन व्हाट होली मींस, मोर देन 50%। और अगर प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान है, अगर प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान है, तो इसे हम रेजिडेंट कंपनी कह रहे हैं। तो कंपनी के रेजिडेंट होने के लिए तीन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन, तीनों नहीं, या तो पाकिस्तान के लोकल लॉज के तहत बनाई गई हो, या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली पाकिस्तान में मौजूद हो किसी भी एक वक्त, या फिर लोकल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। रेजिडेंट एओपी बनने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, रेजिडेंट एओपी बनने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और इवन पार्टली, होली और इवन पार्टली किसी भी एक वक्त पाकिस्तान में, तो इसे हम रेजिडेंट एओपी कह रहे हैं। इसे हम रेजिडेंट एओपी कह रहे हैं। क्या ये समझ आ रहा है हमें? एक मेंबर भी हुआ तो भी यस, अगर लेट से एक फर्म के 5 पार्टनर्स हैं, 4 कनाडा में रहते हैं, सिर्फ एक पाकिस्तान में रहता है, तो ये फर्म रेजिडेंट यूपी बन जाएगी। सर इससे बड़े नहीं कुछ सवाल देखते हैं? सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट कभी नॉन रेजिडेंट हो सकती है? नहीं, कभी भी नहीं हो सकती। प्रोविंशियल कम, फेडरल गवर्नमेंट जैसे रेजिडेंट। हाँ, जैसे फेडरल गवर्नमेंट रेजिडेंट है डायरेक्ट रेजिडेंट की डेफिनेशन के थ्रू, इसी तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान रेजिडेंट कंपनी है एज पर द रेजिडेंट कंपनी डेफिनेशन, ये कभी नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकती। फिर ये होली का मोर देन 50% बाय लॉ है या ऐसे ही? नहीं, देखिए लॉ चूंकि थियोटिकल सब्जेक्ट है, इंसानों ने बनाया है, तो इसके अंदर बहुत सारी गैप्स, ग्रे एरियाज रह जाते हैं। तो जब इस तरह की चीजें रह जाती हैं जो कि प्रॉपर्ली लॉ में आंसर ना हो, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल के केस लॉज को देखते हैं कि उन्होंने क्या इसको कंक्लूड किया। तो देयर आर मल्टीपल डिसीजंस जिसमें होली, ओन, इन सबको कंक्लूड किया गया है विद मोर देन 50%, नॉट नेसेसरीली 100%। तो कोई मैनिपुलेट भी कर सकता है वैसे अगर देखा जाए। नहीं, स्टैब्लिश्ड है केस लॉ में। अगर कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैब्लिश हो जाए ना एक चीज कि भाई कोर्ट ऑफ लॉ ने 50% से ज्यादा पे उसको ओन या कंट्रोल कह दिया, तो आप क्या ही मैनिपुलेट करोगे। चलिए सर रेजिडेंशियल स्टेटस के हवाले से कुछ सवाल देखते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट का, ऑटम 24 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए देख रहा हूं, 4 मार्क्स का, बहुत अच्छा सवाल बनाया इन्होंने। कहता है अरसलान a citizen of Pakistan, Arsalan a citizen of Pakistan is employed by the international banking organization based in the UK. The following details outline Arsalan travel and work assignment across different countries during the tax year 2024. एक इंडिविजुअल है अरसलान जो कि पाकिस्तान का शहरी है, किसी इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये यूके में एम्प्लॉयड है, काम करता है। द फॉलोइंग डिटेल आउटलाइन द ट्रैवल एंड वर्क असाइनमेंट, हमारे पास इसकी ट्रैवल की हिस्ट्री आ रही है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। और टैक्स ईयर कौन सा है? टैक्स ईयर 2024। तो रेजिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले टैक्स ईयर देखना है कि टैक्स ईयर कौन सा है। सर टैक्स ईयर 2024 का क्या मतलब है? 1 जुलाई 23 से लेकर 30 जून 2024। अब आगे कहता है कि 1 जुलाई से 15 अक्टूबर 2023 यूके में था, 16 अक्टूबर से 31 दिसंबर यूएई में था, 1 जैन से 26 जैन पाकिस्तान में छुट्टियां मनाने के लिए आया था, 27 जैन से 2 मार्च वापस यूके, और 3 मार्च से 30 जून पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। तो पूरे 12 महीनों में बता दिया कि किन किन डेट्स पे ये कहां कहां मौजूद था, यूके में, दुबई में या पाकिस्तान में। रिक्वायरमेंट में कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर असेस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अरसलान फॉर द टैक्स ईयर 2024। तब इस तरह के सवाल में पहले सॉल्यूशन ड्राफ्ट करने से पहले हम इसके नंबर ऑफ डेज काउंट कर लें कि कितने दिन ये कहां था। कैसे? हमारे पास ऑटम 24 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। याद देखें ये 3 जगहों पर इस साल में घुमा है या रहा है, पाकिस्तान, यूके
क्या यूएई? सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान में देखूं तो 1 जनवरी से लेकर 26 जन 2024 तक ये पाकिस्तान में था, और 3 मार्च से लेकर 30 जून तक ये पाकिस्तान में था। सही है? ऐसा ही है ना सर? तो 1 जन से 26 जन कितने दिन बन गए? 26। और 3 मार्च से 30 जून, 3 मार्च से 30 जून, देखो मार्च में 31 दिन होता है, तो पहली और दूसरी हटा दी, तो 31 में से 2 हटा दिए, कितने बचे? 29। मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। क्या ही समझ आ रहा है? मार्च में टोटल 31 दिन थे, लेकिन ये 3 तारीख से, तो पहली दूसरी को हटाया तो 29 दिन बचे। अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना और जून का पूरा महीना। तो कितना हुआ? 26, 29, 30, 31 और 30, 140। पहले मैंने देख लिया कि पाकिस्तान में 146 दिन मौजूद थे। फिर यूके की बात करता है। यूके में 1 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर तक, यूके में 1 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर तक, तो जुलाई के 31 दिन, अगस्त, सर हमें ये तो पता है ना कौन से महीनों में 30 दिन, कौन से महीने में 31 दिन। जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन और अक्टूबर के 15 दिन। 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, ये कितना हो गया? 160। और फिर दोबारा ये 27 मार्च, 27 जैन से लेकर 2 मार्च तक। अब देखो 27 जैन से ना, तो 27, 28, 29, 30, 31, 27, 28, 29, 30, 31, ये कितने बने? 5 दिन जनवरी के, 28 दिन फरवरी के। सर व्हाट इफ के लीप ईयर हो? खुद से अज्यूम मत करना, एग्जामिनर अगर लीप ईयर होगा तो बता देगा, कभी ऐसा किया नहीं है, तो हमेशा 28 दिन ही काउंट करना। और मार्च के कितने दिन? 2। तो ये कितने हो गए? 28, 5 और 2, 140। और 140 और 160, सॉरी 140 कैसे हो गए? ये 28, 2 और 5 कितने हुए? 35। तो 107 और 35, 140 या 142? ये अलग अलग क्यों बन रहे हैं? 143 किसके बन रहे हैं? इसके बाद दुबई में 16 अक्टूबर से 31 दिसंबर। सर 16 अक्टूबर से 31 दिसंबर, अक्टूबर के कितने दिन है ये? अक्टूबर के कितने दिन है ये? 15 दिन है, 16 दिन है? लॉजिकली सोचे। सर ये अक्टूबर के 15 दिन नहीं है, 16 दिन है। देखो अक्टूबर का महीना 31 का है, तो 16 से 30 15 दिन और 1 दिन एक्स्ट्रा। अक्टूबर का महीना 31 का होता है, तो 16 से 30 15 दिन और 1। फिर अक्टूबर, नवंबर के 30 दिन और दिसंबर में 31 तारीख तक लाए तो 31 दिन। तो कितना हो गया ये? 77। आपने पहले नंबर ऑफ डेज काउंट कर लिए। अब इन्होंने रिक्वायरमेंट में क्या मांगा है? इन्होंने रिक्वायरमेंट में क्या मांगा है? कहता है अंडर द प्रोविजन असेस द रेजिडेंशियल स्टेटस, हमें बताओ कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, यानी कि पूरा समझाओ कि रेजिडेंशियल स्टेटस तुम कैसे मालूम करते हो। देखो मैं क्या लिखूंगा, सिंस मिस्टर अरसलान इज नॉट प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर, ये पाकिस्तान में 183 दिन या उससे ज्यादा मौजूद नहीं है, बट ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, द अदर क्राइटेरिया फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस नीड टू बी टेस्टेड। पहली बात मैंने लिख दी कि पाकिस्तान में 183 दिन से ज्यादा मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि ये सिटीजन है, इसमें मैं दूसरा क्राइटेरिया देखूंगा। फिर दूसरा क्राइटेरिया, मिस्टर अरसलान बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट प्रेजेंट for 183 days or more in either UK और यूएई। ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन किसी और मुल्क में 183 दिन मौजूद नहीं है, तो अब ये पाकिस्तान में रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट बन जाए। जरूरत नहीं है कि अपने का लंबा चौड़ा सोल्यूशन लिखा है, 2 लाइनों में हमने बात समझा दी।
पहले मैंने लिखा कि मिस्टर सलान इज नॉट प्रेजेंट फॉर 183 days or more in a tax year 2024, but being a citizen of Pakistan, he would be tested for second criteria. Second criteria, Mr. Arsalan, being citizen of Pakistan, is not present for 183 days or more in either UK or in UAE. He would be considered, he would be classified as a resident for the tax year 2024. क्या ये समझ आता है? मैं आईकेप का भी सोल्यूशन देखते हैं। आईकेप ने क्या लंबी चोरी की है? कहता है फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ डेज स्टेड इन ईच कंट्री। इसने नंबर ऑफ डेज अलग अलग कैलकुलेट कर लिए। हमारे यही बन रहा है। 77 तो बन रहा है, पाकिस्तान का 146 बन रहा है, और एक इन्होंने यहाँ पे एक्यूरेट लीप ईयर वाली कैलकुलेशन कर दी है। आगे कहता है सिंस अरसलान डिड नॉट स्पेंड 183 days or more in Pakistan, he does not meet the first criteria for residency. However, being a citizen of Pakistan, he is not present for more than 182 days in any other country. Given that he is not a resident in any other country, he would be considered as a resident of Pakistan for the tax year 2024. क्या ये समझ आ रहा है? मैं तो एक और सवाल देखते हैं। स्प्रिंग 24 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। स्प्रिंग 24 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। Under the provision of income tax ordinance, determine the residential status for tax year 2024 for tax year 2024 in each of the following scenario. Arshad, an इमारती गोल्ड मर्चेंट, एन इमारती गोल्ड मर्चेंट यानी कि ये दुबई का रेजिडेंट, मतलब दुबई का शहरी है, पाकिस्तानी नहीं है। Arrived in Pakistan for the first time on 15 मार्च 2023 and departed the country on 30 सितंबर 2023। अब सबसे पहले टैक्स ईयर देखेंगे हम। सर टैक्स ईयर क्या है? टैक्स ईयर 2024। सर टैक्स ईयर 2024 की अगर बात हो रही है, टैक्स ईयर 2024 नॉर्मल टैक्स ईयर का मतलब है 1 जुलाई 23 से लेकर 30 जून 24। सही है। फिर कहता है ये इमारती है, पहली बार पाकिस्तान आया है 15 मार्च 2023 पे। हमारा टैक्स स्टार्ट कब हो रहा है? 1 जुलाई 23 पे। तो मार्च अप्रैल मई जून रेलिवेंट नहीं है। कब तक पाकिस्तान में है? 30 सितंबर तक। तो नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट करूंगा? जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, और सितंबर के 30 दिन। अब यहां पे वन लाइनर आंसर होगा, मिस्टर अरशद not been a citizen of Pakistan, not been a citizen of Pakistan, and not present in Pakistan for 183 days or more would be considered, would be classified as a non-resident. पॉइंट नंबर 2। सर ऐसा तो नहीं है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा, मैं बहुत तेज आ रहा हूं, समझ आ रहा है ना? मैं पॉइंट नंबर 2, शेंगली अ चाइनीज शुगर मैन्युफैक्चरर अराइव्ड इन पाकिस्तान ऑन 1 मार्च 2023। ड्यूरिंग हिज स्टे until 1 September 2023 in Pakistan, he resided in Sargodha, Punjab until 31 May 2023, and thereafter until his departure from Pakistan, he stayed in Gudki, Sindh. Assume that the calendar year serve as his special tax year. अब यहाँ एक डिफरेंट बात है, कह रहे इसका कैलेंडर ईयर इसका स्पेशल टैक्स ईयर है, और हमसे सवाल पूछा किसका है? टैक्स ईयर 2024 का, टैक्स ईयर 2024 का। तो पहले तो तुम ये देखोगे कि अगर कैलेंडर ईयर है और हम टैक्स ईयर 2024 स्पेशल टैक्स ईयर 2024 की बात कर रहे हैं, तो ये कब शुरू होगा, कब खत्म होगा? सर ये स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2023। कोई भी ऐसा तो नहीं है जिसको कंफ्यूजन हो कि ये 23 कहां से आ गया? 1 जनवरी 23 से लेकर 31 दिसंबर 2023। अब ये भी शेंगली पाकिस्तानी नहीं है, चाइनीज है। कह रहे पाकिस्तान आया 1 मार्च में, फिर 1 सितंबर तक ये पाकिस्तान में था, लेकिन 31 मई तक ये सरगोदा में था,
और 31 मई से 1 सितंबर ये घोटकी में था। थोड़ी अंग्रेजी समझो इसकी, वो अंग्रेजी कैसे लिख रहा है। A Chinese manufacturer arrived in Pakistan on 1 March 2023, 1 March 2023 में पाकिस्तान आया। ड्यूरिंग हिज स्टे अंटिल 1 सितंबर 23 इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कब तक रहा है? 1 सितंबर 23 तक। ही रिजाइडेड इन सरगोदा अंटिल 31 में, यानी कि वो कह रहा है कि ये 1 मार्च से लेकर 31 मई तक सरगोदा में था। एंड अंटिल इज डिपार्चर, डिपार्चर कब हुआ है? 1 सितंबर पे, यानी कि 31 मई के बाद 1 सितंबर तक ये घोटकी में रहा। मेरे लिए ये घोटकी सरगोदा वाली बातें रेलिवेंट ही नहीं है। मुझे खाली ये देखना है 1 मार्च पे आया, 1 सितंबर पे गया। तो 1 मार्च पे आया, 1 सितंबर पे किया, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अच्छा सितंबर, सॉरी, फर्स्ट है 185। अब यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे, सिंस मिस्टर शैंग इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड of 183 days or more, he would be considered as a resident for the tax year, the special tax year 2026। आगे अपने इस पे लंबी की है। फॉर द टैक्स ईयर 2024 अरशद वाला केस है। द रेलेवेंट टैक्स पीरियड इज 1 जुलाई से 30 जून। द स्टे ऑफ मर्शद अरशद फॉर द ईयर इज एज फॉलो 92 days। His stay is less than 183 days. Further, not a citizen of Pakistan, the other criteria shall not be applicable, so he shall be classified as a non-resident. It is immaterial whether Mr. Changli stayed in Pakistan. The calculation will be made from his date of arrival to the date of departure, which is under. इन्होंने नंबर ऑफ डेज काउंट किया 185 और स्पेशल टैक्स बता दिया 1 जनवरी 23 से 31 दिसंबर 23। As status of resident or non-resident has been determined on in respect of relevant tax year for tax year 2024, Changli is resident in Pakistan। देखिए इसने इतनी सारी बातें लिखी है और मैंने वन लाइनर बताया, तो कभी भी इस चीज पे मत कंफ्यूज हो गया यार, आईके ने 3 पॉइंट लिखे और मैं एक लाइन में बता रहा हूं तो मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे नहीं। क्या उस एक पॉइंट में मैंने कॉन्सेप्चुअली कवर किया है? मैंने अपना सोल्यूशन कैसे लिखा? मिस्टर अरशद बीइंग नॉन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान is not present for 183 days or more in Pakistan, he would be classified as a resident person or non-resident person। तो मैंने नॉन सिटीजन वाली बात भी एक लाइन के अंदर कर दी, नंबर ऑफ डेज वाली बात भी एक लाइन के अंदर कर दी, कंक्लूड कर दिया। वही बात इसने 2 अलग अलग लाइनों में की है कि पहले 183 डेज वाली अलग बात कही, फिर कहा कि चूंकि ये रेजिडेंट सिटीजन नहीं है तो दूसरा क्राइटेरिया टेस्ट करने की जरूरत। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बात आपने बहुत खूबसूरती से एक बात लाइन में कर दी और उन्होंने 3 लाइन में किया, तो आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को कवर करना है। कोई कुछ कह रहा था प्रेजेंटेशन, जरूरी भी नहीं है कि तुम इस तरह से टेबल बनाओ, तुम इस तरह से कर दो चल जाएगा। एक और सवाल देखें रेजिडेंट का। सर हमारे पास स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट से कहता है ऑन 1 दिसंबर 2016 ब्रूस ली was appointed by the Chinese company as a technical director for Pakistan. He has provided you the following details। एक बंदा ब्रूस ली 1 दिसंबर 2016 में चाइनीज कंपनी ने उसको पाकिस्तान में अपॉइंट किया है और हमारे पास उसका कोई डाटा है। अराइवल इन पाकिस्तान 15 दिसंबर 2016, ज्वाइन ऑफिस इन पाकिस्तान 20 दिसंबर 2016, विजिटेड टू दुबई ऑन एन ऑफिशियल ट्रिप 21 से लेकर 30 मार्च 2017, विजिट टू साउथ कोरिया फॉर वेकेशन 12 से 21 अप्रैल 2017, विजिट टू नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान फॉर पर्सनल ट्रिप 4 से 9 जून 2017। In view of the provision of the income tax ordinance and rules made thereunder, comment on the residential status of Bruce Lee for the tax year 2017। देखिए यहाँ पे कोई कैलेंडर ईयर का तस्करा नहीं किया गया, तो स्पेशल तो टैक्स ईयर 2017 का मतलब है 1 जुलाई 2016 से लेकर 30 जून 2017। सब ब्रूस ली नाम से लग रहा है कि पाकिस्तान में तो गलती से पैदा नहीं हुआ, तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वाली बात देखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे तो। लेकिन पाकिस्तान में कितना मौजूद है? सर 15 दिसंबर को पाकिस्तान आया है, 20 दिसंबर को काम पे जा रहा है, 21 मार्च को ये दुबई गया है, 21 मार्च को ये दुबई गया है।
सर दिसंबर के कितने दिन बनेंगे? दिसंबर के कितने दिन बनेंगे? और मतलब ध्यान से सोचे, 15 दिन, 14 दिन, 16 दिन। सर दिसंबर के 17 दिन बनेंगे, क्योंकि ये 15 दिसंबर को आ रहा है। तो 15 दिसंबर, 16 से 30, 15 दिन, और 31 दिसंबर, ये 17 दिन हुए। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है 17 दिन क्यों है? तो 17 दिन दिसंबर के, 31 दिन जनवरी के, 28 दिन फरवरी के, और मार्च के किस दिन को ये दुबई जा रहा है? 21। कब तक? 30 तक। 21 से 30 तो ये मार्च के 21 से 30 तारीख तक दुबई में रहा। हाँ दुबई में। ये कितने दिन है? 10, 11, 8, 10। तो मार्च के कितने दिन बचे हमारे पास? यहाँ देखो, यहाँ देखो, 21 मार्च को जा रहा है, 21 मार्च को जा रहा है। तो पहली से लेकर 20 मार्च तक पाकिस्तान में था, तो 20 दिन हो गए। और 30 तक दुबई में था, तो 31वीं दिन भी इसने पाकिस्तान में गुजारा। तो एक, अब सही है। फिर अप्रैल में दोबारा जा रहा है, 12 से 21 अप्रैल, 12 से 21 अप्रैल। अब देखो 12 को अगर ये जा रहा है, सर आता हूं, 12 से 21 अप्रैल 2017 साउथ कोरिया में था। अगर 12 को ये गया है, पहली से लेकर 11 अप्रैल तक पाकिस्तान में होगा। 21 तक साउथ कोरिया में था, तो 22 से 30 अप्रैल तक ये पाकिस्तान में होगा। कितने दिन हुए ये? अच्छा, किसी ने कहा कि सर हम डेट ऑफ डिपार्चर, डेट ऑफ अराइवल को नहीं लेंगे। देखो यहाँ पे इसने ऐसी कोई ना क्लैरिटी नहीं दी कि क्या इसने 21 का जो दिन है वो पार्टली पाकिस्तान में गुजारा भी या नहीं। क्या इसने 30 का जो दिन है वो पार्टली पाकिस्तान, तो आप ऐसी कोई मतलब डिटेलिंग नहीं दी है, तो फिर मैं इस डिटेलिंग में जाऊंगा भी। अच्छा, फिर वापस पाकिस्तान आ गया 21 तारीख को, अब पाकिस्तान में ही है। अप्रैल के तो डेज हमने काउंट कर लिया है। इसके बाद मई के 31 दिन, और जून के 30। सर ये जून में तो कुछ दिन घूमने फिरने भी गया, कोई बात नहीं, पाकिस्तान में तो था ना। कितना हो गया? तो 178 होने की वजह से ही हमारा। सर आईकेप ने क्या करा है? आईकेप ने भी 178 डायस ही काउंट करें और कुछ बातें लिख दी कि ब्रूस ली इज नॉट रेजिडेंट फॉर टैक्स ईयर 2017 एज ही वाज प्रेजेंट फॉर लेस देन 180 डेज इन पाकिस्तान। Further, Bruce Lee is not a citizen of Pakistan. The other criteria shall not be applicable for his classification. क्या ये समझ आता है? मैं सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास चैप्टर 1 के जो सेकंड एरिया है उसमें एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी रिवाइज किया। उसके बाद हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम, डिडक्टेबल अलाउंस, टोटल इनकम, इसकी डेफिनेशंस वगैरह इतनी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये चीजें हम कंप्यूटेशनल में कवर करते हैं और कंप्यूटेशन में ही पूछी जाती है। ये सारी चीजें थ्योरी में नहीं पूछी जाती। डिडक्टेबल अलाउंस भी थ्योरी में कभी पूछा नहीं गया, सिर्फ क्विकली मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, क्योंकि हम सवालों में डिडक्टेबल अलाउंसेस को अप्लाई कर रहे होंगे। 4 तरह के डिडक्टेबल अलाउंस है, और आपका एग्जामिनर इन 4 में से आपसे 2 ही पूछेगा। 4 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस है, और आपका एग्जामिनर आपसे इन 4 में से 2 ही पूछेगा। कौन कौन से 4? ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, और एजुकेशन। सर ज़कात के केस में अगर एक पर्सन ज़कात पे करता है अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, अगर एक पर्सन ज़कात पे करता है अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, तो जो भी ज़कात उसने पे की है इससे हम एज अ डिडक्टेबल अलाउंस अपनी टोटल इनकम से माइनस करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। अगर एक बंदा ज़कात पे करता है अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980, तो वही इस ज़कात को तुम टोटल इनकम से माइनस करोगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। आपका एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है? आपका एग्जामिनर कहता है कि हमने ज़कात अपने रिश्तेदारों में, अपने आसपास के लोगों में दे दी, ये ज़कात डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है, क्योंकि ये ज़कात नशर ऑर्डिनेंस के तहत पे नहीं की गई। आपका एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि हमने ज़कात
ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत कैश में पे कर दी। हमने ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत पे की, लेकिन कैश में पे की। क्या करूंगा? क्या यहाँ पे कहीं कैश की बात लिखी है? तो फिर नॉट अलाउड क्यों? यहाँ तो सिर्फ ये लिखा है कि अगर आपने ज़कात पे की हो, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, तो कैश में पे की हो, बैंक के थ्रू पे की हो, इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस एज लॉन्ग एज कि आपने वो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 के तहत पे की है। अगर एग्जामिनर कहता है कि हमने रिलेटिव्स को, जानने वालों को ज़कात पे की, ये ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस नहीं है, ये डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर कहता है कि हमने ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत कैश में पे कर दी, सर इससे हम डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई कैश की कंडीशन है ही नहीं। ये दो पॉसिबिलिटी थी, एग्जामिनर ऐसे कर सकता है। एग्जामिनर जनरली क्या करता है? एग्जामिनर जनरली ज़कात वाली अमाउंट या तो बता देता है, या डिविडेंड और प्रॉफिट ऑन डेट की एडजस्टमेंट में डाल देता है कि भाई हमें इतनी डिविडेंड मिला, हमें इतना प्रॉफिट ऑन डेट मिला, और उसमें हमारी इतनी ज़कात डिडक्ट हो गई। वहां पे आपको एक ग्रॉसिंग अप करके ज़कात कैलकुलेट करनी पड़ती है, और फिर हम उसे ऐसा डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर लेते हैं। वो ग्रॉसिंग अप कैसे होगी, वो हमें सवालों में देखने को मिल जाएगा। दूसरे हमारे पास है वर्कर वेलफेयर फंड एंड वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। मुझे नहीं लगता ये थ्योरी में तुमसे टेस्ट करेगा, बस एक दफा मेरे साथ देख लिया काफी है। अगर एक पर्सन वर्कर वेलफेयर फंड का कंट्रीब्यूशन करता है अंडर द वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971, या वर्कर वेलफेयर फंड इनेक्टेड बाय प्रोविंसेस आफ्टर द 18 अमेंडमेंट, या एक पर्सन वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड का कंट्रीब्यूशन करता है अंडर द कंपनीज प्रॉफिट वर्कर पार्टिसिपेशन एक्ट 1968, या वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड इनेक्टेड बाय प्रोविंसेस आफ्टर द 18 अमेंडमेंट, सर इसको हम एज अ डिडक्टेबल अलाउंस टोटल इनकम से माइनस करें। आपका एग्जामिनर इसकी कैलकुलेशन तो कभी भी आपसे नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। बहुत तो बहुत आपको अमाउंट दे सकता है कि भाई हमने वर्कर वेलफेयर फंड में इतना अमाउंट दिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं, हम उसे टोटल इनकम से माइनस करें। ये थोड़ा सा समझने वाला है। इस सेक्शन में कुछ कंडीशंस, इस सेक्शन में कंडीशंस ये है कि अगर एक इंडिविजुअल यानी कि ये वाला डिडक्टेबल अलाउंस सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, एओपी को नहीं मिलेगा, कंपनी को नहीं मिलेगा। अगर एक इंडिविजुअल है जिसकी टैक्सेबल इनकम लेस देन 1.5 मिलियन, अगर एक इंडिविजुअल है जिसकी टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन, वो अपने चाइल्ड या चिल्ड्रन की एजुकेशन पे खर्चा करे, वो अपने चाइल्ड या चिल्ड्रन की एजुकेशन पे खर्चा करे, तो वो ये डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर सकता है। अगर एक इंडिविजुअल जिसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख रुपए से कम है, अगर वो अपनी चाइल्ड के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्चा करता है, तो वो ये डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर सकता है। ये डिडक्टेबल अलाउंस कितना मिलेगा? सर तीन चीजों का लोअर अमाउंट। नंबर वन, 5% ऑफ द एजुकेशन एक्सपेंस। नंबर वन, 5% ऑफ द एजुकेशन एक्सपेंस यानी कि ट्यूशन फी। नंबर टू, 25% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। नंबर टू, 25% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। एंड नंबर थ्री, 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चाइल्ड। एजुकेशन एक्सपेंस का डिडक्टेबल अमाउंट तीन चीजों का लोअर होगा। तीन चीजों में सबसे छोटा अमाउंट, 5% ऑफ द ट्यूशन फी, 25% ऑफ द टैक्सेबल इनकम, और नंबर ऑफ चाइल्ड मल्टीप्लाई बाय 60,000 से। फिर आगे के पॉइंट्स में सिंपली ये लिखा है कि ये एजुकेशन एक्सपेंस का डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम करने के लिए इदारे का एनटीएन और नाम बताना जरूरी है, और आइदर ऑफ द पेरेंट यानी कि माँ या बाप, इन दोनों में से कोई एक क्लेम कर रहा होगा। क्या ये बात समझ आती है? सर तो यहां तक हमारा इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट्स का एरिया कंप्लीट हो जाता है। जितनी बातें तुम्हें अभी पिछले 2 घंटे में बताई है ना, ये अगर तुम्हें पता है, ये बात तुम्हें अपने मादरी जबान में पता है, तो तुम्हारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इससे बाहर तुम्हारे चैप्टर 1 से और कुछ नहीं पूछ सकते। सर हम नमाज ब्रेक लेते हैं, हम सिर्फ नमाज पढ़ेंगे, अभी लंच नहीं करेंगे। लंच का मैं अलग से ब्रेक दूंगा 3:30 पौने 4 बजे। अभी सिर्फ नमाज पढ़ेंगे, 2 बज रहे हैं, 2:25 तक हम लोग सारे दोबारा यहाँ मौजूद होंगे। देखिए आज टारगेट है कि हमने आज किसी भी हाल में चैप्टर 1 और सैलरी कंप्लीट करना है, और मैंने सैलरी के 5 से 6 सवाल आपको कवर करवाना है। काइंडली 2:30 से पहले आ जाइएगा। लंच का मैं सेपरेट ब्रेक दूंगा, हम सिर्फ अभी नमाज पढ़ेंगे फिलहाल।